वेलकम 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 सीए इंटरमीडिएट के कॉस्टिंग के प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं अगर इस चैप्टर को बार बार लेबर कॉस्ट कह दूं तो मान लेना, क्योंकि पहले इसका नाम लेबर कॉस्ट था, हमें आज भी लेबर कॉस्ट बोलने की आदत है। वैसे अब इस चैप्टर का जो नाम है वो चेंज हो चुका है, वो एम्प्लॉय कॉस्ट हो चुका है। एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। पहले मैं ज़रा बैच के कुछ रूल्स आपको बता दूं क्विकली। बैच किस तरीके से चलेगा, क्या क्या रूल्स होंगे हमारे बैच के, मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद आगे सब कुछ। ठीक है जी, सुनिए। देखिए बेटा, पहले मैं बैच के बारे में आपको बताऊं। इस बैच में मैं धीरे धीरे करके चैप्टर पढ़ाता रहूँगा। हर चैप्टर के बाद आपको एक टेस्ट देता रहूँगा और टेस्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, बट वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे, जैसा एग्जाम में आता है। बड़े क्वेश्चंस को मैं एमसीक्यू बना के दूंगा ताकि वो इंस्टेंट चेक हो सके। मैं आपको सेल्फ इवैल्यूएशन वाले टेस्ट भी दूंगा हर चैप्टर के बाद, जिसे कि आप स्वयं चेक कर सकते हैं। एमसीक्यू टेस्ट भी दूंगा जो मैं चेक कराऊंगा, फिर मैं उनकी एक वीडियो भी बनवाऊंगा आपके साथ हर टेस्ट के बाद कि भाई इस टेस्ट के सोल्यूशन ऐसे ऐसे होने चाहिए थे। वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूंगा, लाइव में भी पढ़ाऊंगा, वीडियो आपको भी दूंगा। ठीक है जी। तो हर चैप्टर हम पहले धीरे धीरे पढ़ेंगे, चैप्टर की रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, चैप्टर का टेस्ट लेंगे, फिर हम अगले चैप्टर पे मूव करेंगे। ये सीक्वेंस हम लोग फॉलो करने वाले हैं। जैसे 2-3 चैप्टर इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको यूनिट टेस्ट देंगे, मतलब 3 चैप्टर्स का इकट्ठा टेस्ट भी देंगे। जब कोर्स खत्म होगा तो एंड में 2 फुल लेंथ टेस्ट लेंगे जो मैं खुद चेक करके आपको लौटाता हूँ। वो आपकी ईमेल के थ्रू हमारे पास आते हैं, फिर हम आपको ईमेल बैक करते हैं उसके टेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस और अपने चेक करने के बाद आपकी कॉपी। तो यानी हम एक फॉर्मेट को फॉलो करने वाले हैं, जिस फॉर्मेट को आपने अच्छे से फॉलो अप करना है। बात करते हैं कि क्लासेस कैसे चलेंगे। देखो, क्लासेस मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बातचीत समझाऊँ, यानी जो भी मुझे आपको समझाना है आज की दुनिया में क्या हो रहा है उसको आपके बिजनेसेस को आपके एग्जांपल्स के साथ जोड़कर आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ। जो भी मैं लाइव में पढ़ाऊँगा, ये क्लास भी रिकॉर्डेड रूप में आपको मिलेगी, मतलब लाइव बैचेस भी रिकॉर्ड होकर आपको मिलते हैं, तो वो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं अगर कभी आपकी लाइव क्लास छूट जाती है तो। बोलिए, बातचीत समझ आई आपको, मैंने क्या कहा। और बैच में आपने अच्छे से, मैं अगली क्लास में एक आध क्लास के अंदर आपको अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा। उस फ़ोन नंबर पे आपने व्हाट्सएप पे आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो। डेफिनेटली आप पहले अपनी डिटेल लिखोगे, आप कौन से बैच में एनरोल्ड हो और कौन सा क्लास आप हमसे ले रहे हो, उससे रिलेटेड आपका जो भी डाउट होगा आप हमें भेज सकते हैं। फिर हम कोई जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है हम आपको उसके लिए रिस्पॉन्ड कर देते हैं। और अगर मैं आपके डाउट रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मुझे लगता है कि ये एक सेम डाउट ज़्यादा बच्चों का है, तो फिर मैं लाइव आकर किसी दिन एक लाइव सेशन रखकर, डाउट सेशन के नाम से लाइव आकर उसमें वो क्वेश्चंस करा दूंगा और उसकी वीडियोस भी आपको दे दूंगा। तो पूरा एंड टू एंड सपोर्ट करेंगे, आज से लेके जब तक आप पास नहीं हो जाते तब तक आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद हम आपको नहीं जानते, ऐसा नहीं है। मैं वो टीचर हूँ जो एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले तक भी मैराथन लेता हूँ, मैं भी उसके उसके एक दिन पहले तक भी आपको लाइव सपोर्ट देता हूँ हर तरीके से। ठीक है जी। तो ये तो रही बात बैच की। अब सवाल उठता है कि हम आपको बुक्स कौन कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, हम आपको 2 बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल बुक है, एक थ्योरी बुक है। प्रैक्टिकल बुक में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, जैसे हर चैप्टर के, अगर आप कोई भी चैप्टर उठाएंगे उस चैप्टर के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं है। क्वेश्चन में आपका जो स्टडी मटेरियल है सीए इंस्टीट्यूट का, ताकि आपको वो ना करना पड़े, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आरटीपी जो पिछले कुछ ईयर्स में आई हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, यानी जो पिछले कुछ समय में 4-5 साल में मॉक टेस्ट हुए हैं उनके क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, लगभग पिछले 20 साल से 20 साल के पुराने क्वेश्चन भी रखे हुए हैं मैंने। अब आप मुझसे पूछोगे सर इतने पुराने क्वेश्चन क्यों रखे हुए हैं। देखो, जो क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आए और लेकिन अभी तक कभी रिपीट नहीं हुए, उन्हें रखना पड़ता है, क्योंकि वो जब भी रिपीट होंगे उसके बाद लोगों की बुक्स में आ जाते हैं। बट मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, बहुत बार सीए इंस्टीट्यूट अपने पुराने क्वेश्चन उठा के रिपीट करता है। 10 साल पुराने, 20 साल पुराने, 15 साल पुराने क्वेश्चन उठा के रिपीट करता है, तो इसीलिए वो क्वेश्चन रखे जाते हैं। अब देखो, इसमें सॉर्टिंग करनी पड़ती है हमें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन मान लो 5 बार आ चुका है पिछले 15 साल में, 5 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया, तो ऑब्वियस ही बात है सेम क्वेश्चन 5 बार मैं बुक में नहीं रखूंगा, 2 बार रखूंगा, बाकी 3 बार फिल्टर आउट कर दूंगा, ताकि आपका काम बहुत ज़्यादा ना हो। ऐसे तो बुक हर चैप्टर 200 क्वेश्चन पे पहुंच जाएगा, इसीलिए हमें रिस्ट्रिक्ट भी करना पड़ता है। हर टाइप के एक एक 2-2 क्वेश्चंस, मैंने 2 क्वेश्चन, कभी कभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके 3 क्वेश्चन भी
बुक के अंदर रखे हुए। अदरवाइज़ हम सेम टाइप के क्वेश्चन दो तीन प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से मैं कोशिश करूँगा अगर 3 क्वेश्चन है तो 2 मैं करा दूंगा, 1 होमवर्क दूंगा, 2 क्वेश्चन है तो 1 मैं करा दूंगा, 1 होमवर्क दूंगा। और जो होमवर्क मैं आपको दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, जो होमवर्क हम आपको देंगे उसके लिए हम आपको एक सोल्यूशन फाइल देंगे। यानी सोल्यूशन फाइल अलग से क्यों देता हूँ, बुक में क्यों नहीं छापता हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। जब मैं बुक में सोल्यूशन छापता था ना पहले, तो होता क्या है कि बच्चा ना जैसे ही पढ़ने लगता है वो सीधा ही सोल्यूशन देखने लग जाता है। मतलब क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा हो, सोल्यूशन देखता है। आपने कई बार कोशिश ऐसी की होगी, आपने बचपन में पढ़ाई तो की है अकाउंट्स में, किसी और सब्जेक्ट में, आपने ये बात नोटिस की होगी कि जिन बुक्स में सोल्यूशन साथ ही प्रिंटेड होता है उसमें ना आप हैंडीकैप हो जाते हो। हैंडीकैप कैसे हो जाते हो? क्योंकि आप क्वेश्चन देखते हो, जहाँ पे आपको लगता है ना ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप आंसर देखने लेते हो, सोल्यूशन देख लेते हो, पूरा सॉल्व कैसे किया हुआ है वो देख लेते हो। उससे क्या है, आपका ब्रेन तो डेवलप ही नहीं हुआ ना। इसीलिए मैं सॉल्यूशन सेट अलग देता हूँ, पीडीएफ फॉर्म में देता हूँ, ताकि आपको उसे डाउनलोड करना पड़े, उसे ओपन करना पड़े, क्वेश्चन ढूंढना पड़े और फिर आपको आंसर मिले। इससे क्या होता है कि आप उतनी मेहनत ना करने के बाद पहले ही ट्राई कर लेते हो आप पूरा क्वेश्चन। आई वॉन्ट यू टू ट्राई एंड देन लेटर चेक योर आंसर, नॉट साथ साथ आंसर चेक कराना गलत कंसेप्ट है। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। और आप ऐसा ही करेंगे, जब मैं आपको होमवर्क दूंगा तो पहले आप सोल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद सोल्यूशन सेट से अपना आंसर मैच करेंगे। नहीं आता, नहीं कुछ समझ आता तो अगली क्लास में आप मुझसे पूछेंगे। वैसे आपके 99%, ध्यान से सुनिएगा, आपके 99% क्वेरीज मैं क्लास में खुद ही रिजॉल्व कर देता हूँ, आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन हमारा ये बैच ख़त्म होगा, जैसे अगर हमने आज बैच स्टार्ट किया, जिस दिन हमारा चैप्टर ख़त्म होगा, मान लो चैप्टर की बात मैं करता हूँ, तो उस चैप्टर में जितने भी बीच में कभी कोई क्वेश्चन आए होंगे, कोई होमवर्क में डाउट रहा होगा ना, एंड तक आते आते वो खुद सेटल हो जाएंगे, क्योंकि उस तरह का एक आधा क्वेश्चन मैंने और रखा ही होगा आगे। तो क्योंकि प्लान करके पढ़ाते हैं तो हमें पता है बच्चा कहाँ, अब इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, हज़ारों बच्चा पढ़ा दिया, तो ये बात पता है कहाँ डाउट आ सकता है, किस क्वेश्चन में फंस सकता है बच्चा, क्या पूछ सकता है, वो सब कुछ बैच के अंदर ऑटोमेटिकली डिस्कस्ड होगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आई होप ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा। तो होमवर्क कैसे दिया जाएगा, क्लास वर्क कैसे होगा, ये दोनों बातें आपको समझ आ गई। अगर हम बात करें थ्योरी बुकलेट की, तो थ्योरी बुकलेट आपको मिलेगी जिसमें सब चैप्टर्स की थ्योरी है। कुछ चैप्टर्स की थ्योरी ऐसी है जो किसी प्रैक्टिकल चैप्टर से नहीं मिलती, वो मैं एंड में पढ़ाऊँगा। मतलब जो प्योर थ्योरी है वो मैं एंड में पढ़ाऊँगा, ठीक है जी, वो हम एंड में करेंगे। और जो चैप्टर बेस्ड थ्योरी है वो साथ साथ पढ़ते रहेंगे। चैप्टर बेस्ड थ्योरी का मतलब क्या होता है? चैप्टर बेस्ड थ्योरी का मतलब है कि जो, जैसे आज हम मान लो एम्प्लॉय कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, अब एम्प्लॉय कॉस्टिंग में अलग अलग टॉपिक की जो थ्योरी है वो साथ साथ पढ़ते रहेंगे। जब मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ उसकी थ्योरी भी बताता रहूँगा। और जो थ्योरी ऐसी है जो बिल्कुल डिट्टो है, वो मैं आपको सेल्फ रीडिंग के लिए दे दूंगा कि आप होमवर्क पढ़ लो। और एंड में जब कोर्स खत्म होगा, एक बार ये पूरी थ्योरी बुकलेट दोबारा पढ़ाऊँगा, पूरी प्योर थ्योरी की क्लासेस दोबारा से लूँगा, 10-12 क्लासेस लूँगा, हर दिन में एक एक चैप्टर खत्म करता जाऊँगा थ्योरी का। वो अलग से क्लासेस रिकॉर्ड करके दूंगा आपको, लाइव भी पढ़ाऊँगा, और अगर आप लाइव में नहीं आ पाते तो रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा यहाँ तक। डाउट सपोर्ट कैसे रहेगी? मेरी डाउट सपोर्ट व्हाट्सएप पे रहती है, मैं टेलीग्राम पे डाउट नहीं लेता हूँ, आपको पहले ही मैं बता दूँ। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा और उस व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ, आपके डाउट का रिप्लाई आता रहेगा। ठीक है जी, और कोई सवाल आपका इस वक्त? मेरे माइंड में जो मेन बातें थी, बुक्स, दोनों बुक के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया। बुक बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बनाई हुई है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बनाई हुई है। लगभग 99% चांसेस होते हैं कि पूरा पेपर हमारी बुक से आएगा। 99% चांसेस होते हैं कि पूरा पेपर हमारी बुक से आएगा। और एक बात, हमें कितनी कॉपीज़ लगानी चाहिए, कितने रजिस्टर लगाने चाहिए? मेरे हिसाब से आपको 2 रजिस्टर लगाने चाहिए। कुछ बच्चे 3 लगाते हैं, वैसे जो 3 रजिस्टर लगाते हैं उनका फ़ायदा होता है, मैं वो भी बताऊंगा कि क्यों फ़ायदा होता है। एक रजिस्टर होना चाहिए आपका नोट्स के लिए, क्योंकि मैं नोट्स अलग लिखवाता हूँ। नोट्स के लिए 200 पेज 250 पेज का एक अलग रजिस्टर ले लो। क्यों? क्योंकि सारे चैप्टर के नोट्स हम उसमें लिखते रहेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब हमें रिवीजन करनी होती है तो हम नोट्स बुक खोलते हैं, हम जल्दी जल्दी नोट्स पढ़ लेते हैं, हमें चैप्टर पूरा याद आने लगता है। तो नोट्स रजिस्टर अलग, क्लास वर्क रजिस्टर अलग और होमवर्क रजिस्टर अलग बनाते हैं। सर इसका पर्पस क्या है, क्लास वर्क होमवर्क का पर्पस क्या है, ये आप मुझे बता दो। मुझसे ना एंड में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहली क्लास में ये बात पता होनी चाहिए, और इनफैक्ट सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए ये बात लागू होती है, या मुझे लगता है ऑलमोस्ट। देखो, मैं जितने भी यूनिक क्वेश्चन होंगे, अलग क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, किसी पॉइंट वाले क्वेश्चन होंगे, किसी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होंगे, वो सब क्लास में कराऊंगा। सही बात है, हाँ या ना बोलो, येस और नो। अब जब मैं होमवर्क दूंगा, अगर उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन जो भारी है, जो अटक रहा है, जो नहीं हो पा रहा, तो बच्चे मुझसे आने वाली क्लासेस में वो भी पूछ लेंगे, वो भी मैं क्लास में करा दूंगा।
यानी एक तरीके से सारे टफ क्वेश्चन, सारे डिफरेंट क्वेश्चन क्लास वर्क में कवर हो गए होंगे। तो होमवर्क में खाली कौन रह गया होगा? रेपिटेशनल क्वेश्चन, रिविजनरी क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि आपको अंत में मुझसे ये बात पूछनी ही नहीं पड़ेगी कि सर कौन से क्वेश्चन रिवाइज करके जाऊं, कौन से ना रिवाइज करके जाऊं। सिंपल सी बात है, अगर आप अपना क्लास वर्क रिवाइज कर जाते हो तो आपका सब कुछ रिवाइज हो गया, क्योंकि होमवर्क में रिविजनरी क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिपिटेशनल क्वेश्चन थे। और अगर उनमें कोई यूनिक क्वेश्चन था तो वो आपने मुझसे पूछ ही लिया होगा, मैंने क्लास में कराई दिया होगा। तो क्लास वर्क कॉपी में सब कुछ कवर हो जाता है। मतलब एक तरीके से क्लास वर्क कॉपी आपकी एंड की रिविजनरी कॉपी भी बन जाती है। समझ पा रहे हो आप मैंने क्या कहा? अगर आपको लगता है कि नहीं सर 3 रजिस्टर मैं मैनेज नहीं कर सकता, तो एक काम करो कि जब भी क्लास वर्क स्टार्ट करो, कॉपी में ऊपर क्लास वर्क लिख दिया करो। जब होमवर्क करना स्टार्ट करो, ऊपर होमवर्क लिख दिया करो, ताकि रिवीजन में आप होमवर्क को स्किप कर सको, रिवीजन के टाइम पे होमवर्क को स्किप कर सको। देखो मैं एक बात बता दूं, हम लोग टीचर जो लोग होते हैं ना, बहुत डरपोक लोग होते हैं। हम ऑलरेडी बहुत बड़ी बुक बनाते हैं, ऑलरेडी जितना पढ़ाना चाहिए उससे 20-30% ज़्यादा पढ़ाते हैं। क्यों? हमारे को अपना नाम नहीं खराब करना। जिस दिन एग्जाम में कुछ भी उल्ट सुलट कुछ भी आ जाए, हमें ये बोलना है कि देखो बेटा हमारी बुक से आया था। तभी तो अगले बैच में हमारे पास बच्चे आएंगे ना। मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ। हम बहुत डरपोक लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं जितना पढ़ाना चाहिए। क्योंकि पता है क्या है, हमने थोड़ा भी कम पढ़ाया, एक भी क्वेश्चन ऐसा आ गया एग्जाम में जो हमारी बुक से नहीं है या हमारी, तो बच्चा तो सीधा ब्लेम कर देगा जी सर ने नहीं पढ़ाया हुआ था। इसीलिए सर को बहुत डर के रहना पड़ता है बेटे। सर को बहुत क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ती है। और ये बात बहुत सारे लोग ओपनली नहीं बोलेंगे, मैं ओपनली बोलता हूँ। बट हमें भी पता है कि एंड में रिवीजन करना उतना संभव नहीं होता बच्चे के लिए। तो इसीलिए मैं हमेशा एंड में ये बात बोलता हूँ कि क्लास वर्क रिवाइज कर लो, यू आर डन विद ऑल दी कंसेप्ट्स। बोली मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? वो गरीबी की निशानी मत करना कि आधा क्लास वर्क आधा होमवर्क, नहीं। कि आधा रजिस्टर में नोट्स बना लूँ आधे में क्लास वर्क, नहीं। अलग अलग मतलब अलग अलग, सिंपल, फुल स्टॉप। बहुत अमीर लोगों, एक दिन मोमोज मत खाना, एक रजिस्टर और आ जाएगा, ठीक है? जो शाम को मोमोज खाने जाते हो ना, उन्हें घुमाने के लिए मत जाना, एक दिन रजिस्टर एक और आ जाएगा, क्या चिंता की बात है। बोलिए यहाँ तक की बातें समझ आ गई? और कोई सवाल आपका बैच स्टार्ट करने से पहले? वरना मैं आज का टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूँ, ज़्यादा इससे ज़्यादा और डिले नहीं करना चाहूँगा। चलें जी। और मज़े में पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स को विद रियल लाइफ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ताकि हमेशा के लिए आपको ये बात समझ आ जाए। ठीक है जी, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को, जिसका नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, बहुत सारी और भी बैच के बारे में बातचीत करनी है, वो हम बीच बीच में करते रहेंगे। मतलब कि और कुछ रूल्स नियम मुझे आपको बताने होंगे, मैं बताता रहूँगा साथ साथ आपको। ठीक है जी। अब हम सवाल उठता है जी, इस टॉपिक में कवर क्या क्या होता है? पहले तो आप ये बता दो सर। देखो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी बातें कवर होंगी। जैसे कि लिखिए, टॉपिक्स लिख लीजिए इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कवर करने हैं हमने एक तो कैलकुलेशन ऑफ वेजेस को कवर करना है। ठीक है जी, कि वेजेस कैसे कैलकुलेट होती हैं। वेजेस अर्नड एंड पेड, दोनों अर्नड एंड पेड दोनों अलग अलग वर्ड हैं। क्यों अलग अलग वर्ड है समझ आएगा जब हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। फिर कैलकुलेशन ऑफ बोनस पढ़ना है हमने। फिर हमने ओवर टाइम के बारे में पढ़ना है। हमने लेबर टर्नओवर के बारे में पढ़ना है। हमने आइडल टाइम के बारे में पढ़ना है। हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ना है। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। मिसलेनियस का मतलब है कि ऐसे टॉपिक जो फुल फ्लेजेड टॉपिक नहीं है, बट छोटे छोटे उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। तो ये तो बात हो रही है हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। आज ना मैं जानबूझ के कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ। कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन इस वक्त पे देना सही नहीं है। मैं बस ब्रीफ में 2 लाइनों में आपको ये बता दूं कि कॉस्टिंग होती क्या है, और उसके बाद चैप्टर अपना पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अच्छा, ये लिस्ट क्यों बनाई है? ताकि आप जब एंड में रिवीजन करें तो आपको पता हो कि आपने लेबर कॉस्टिंग में से ये सारी चीज़ें रिवाइज करके जानी है। ठीक है ना, इतने कंसेप्ट्स को आपने रिवाइज करके जाना है। ज़रा कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर कॉस्टिंग होती क्या है जो आप पढ़ा रहे हो। देखिए ध्यान से, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, अभी सही समय नहीं है आपको कॉस्टिंग के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाने का। क्यों? क्योंकि वो थ्योरेटिकल टॉपिक में पढ़ाऊंगा, पूरे 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा कॉस्टिंग के बारे में, बेस के बारे में। उसका प्रैक्टिकल से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं। बस इतना समझो
कि कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, कॉस्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए। कॉस्ट कैलकुलेशन आने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैं ये पेन बनाता हूँ, मान लो मैं टी शर्ट बनाकर बेचता हूँ, मान लो मैं मिठाई बनाकर बेचता हूँ, मान लो मैं माइक बनाकर बेचता हूँ, मैं कुछ भी बनाकर बेचता हूँ, तो मुझे उस सामान को बनाने में मेरा खर्चा कितना आया वो सब कुछ पता होना चाहिए। अब आप बारीक से बारीक बात के खर्चे को गिनना आपको आना चाहिए। देखो मान लो मेरे पास रॉ मटेरियल लगता है, तो रॉ मटेरियल का खर्चा, खरीदने का खर्चा, लाने का खर्चा, उसे गोडाउन में रखने का खर्चा, अगर ख़राब हो जाएगा तो उतनी वेस्टेज माइनस होके, क्योंकि वो भी तो खर्चा है ना, जितना ख़राब हो गया वो भी तो मेरा खर्चा है, वो भी तो गुड यूनिट्स सहेंगे। अगर मान लो मैं 100 किलो टमाटर लाता हूँ और उसमें से 5 किलो पिचक जाते हैं, और मैं हलवाई हूँ और मैं अपनी सब्जी में सिर्फ 95 किलो 95 kg टमाटर यूज़ कर पाता हूँ, तो जो 5 किलो टमाटर पिचक गए उनकी कॉस्ट भी तो मैं सब्जी से ही लूँगा ना। भाई एक बात समझो, मैं चाय बनाकर बेचता हूँ। अगर मैं चाय बनाकर बेचता हूँ और मैं जब चाय बनाता हूँ उसमें मान लो कि मैं 1 लीटर दूध डालता हूँ, खाली दूध से ही बनाता हूँ, तो 1 लीटर दूध की जो कॉस्ट होगी, अगर मैं जब चाय बनाकर बेचता हूँ तो मान लो वो 800 ml ही बनती है, उड़ जाती होगी ना, जब चाय बनती होगी तो 200 मिलीलीटर दूध उड़ जाता होगा, 200 250 जो 100 जो भी है, मतलब बाकी का उड़ जाता होगा। तो जब मैं बाकी का चाय बेचता हूँ तो इस चाय से मैं पूरे 1 लीटर की कॉस्ट निकलवाऊंगा, 1 लीटर की कॉस्ट निकलवाऊंगा। आप समझे मेरी बात? 1 लीटर की कॉस्ट क्यों निकलवाऊंगा? क्योंकि वो कॉस्ट हुई इसी पे इनकर है, चाहे मैं बेच कम क्वांटिटी रहा हूँ, लेकिन मैंने उसमें इनपुट तो ज़्यादा किया था, तो उस पूरे इनपुट की कॉस्ट को निकालूंगा, ये भी गिनेंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ कि कॉस्टिंग में हम किस हद तक चले जाएंगे, किस हद तक हमारा जुनून है सही कॉस्ट को पहचानना। सवाल क्या है? सही कॉस्ट को पहचानना। एग्जाम्पल लो कि अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो अगर मेरी फैक्ट्री है, मैं वहाँ शर्ट बनाता हूँ, ठीक है जी। अब मान लो मेरी फैक्ट्री है जहाँ पे मैं शर्ट्स बनाकर बेचता हूँ, तो जब शर्ट बनती है तो शर्ट में कपड़ा लगेगा, धागा लगेगा, बटन लगेगा, लेबर लगेगी, पैकिंग पेपर लगेगा, डब्बा लगेगा जिस पे पैक होगा, पॉलीथीन लगेगा, सब कुछ की तो कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन उस मशीन, जिस मशीन पे इसे बनाया जा रहा है, उसकी डेप्रीसिएशन का कितना रुपया एक शर्ट पे लगता है वो भी कैलकुलेट करेंगे। अब बात की गहराई को समझ रहे हो? आप समझो किस गहराई तक जाएगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसका मतलब है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हम घर पे सब्जी बना रहे हैं तो हमें लगता है 10-20 रुपये ऊपर नीचे लग भी गए तो क्या हुआ, नहीं। हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं जब जहाँ पे हज़ारों लाखों यूनिट्स बनते हैं। इस पढ़ाई का ओरिजिन हुआ इंग्लैंड से। जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब उन्होंने लाखों की तादाद में सामान बनाना स्टार्ट किया, पूरी दुनिया में बेचना स्टार्ट किया, तब उन्हें ये जानना था कि जो हम सामान बना रहे हैं उसकी सही कॉस्ट क्या है। वहाँ से जन्म हुआ इस सब्जेक्ट का। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई उसके साथ साथ कॉस्टिंग का जन्म हुआ, क्योंकि तभी तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, तभी तो ये जानने की ज़रूरत पड़ी कि जब हम लार्ज स्केल पे सामान बनाते हैं, जब एक बड़ी फैक्ट्री में हम शर्ट बनाते हैं, तो उस शर्ट के ऊपर जो बिजली का बिल आता है, भाई अगर मानो हमारी फैक्ट्री में 500 ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं, 500 ट्यूबलाइट्स तो लगी होंगी एक बड़ी फैक्ट्री में, तो उन 500 ट्यूबलाइट में कितने बिजली का बिल आता है? उस एक ट्यूबलाइट जिसके नीचे ये वाली शर्ट बन रही है, उसका बिल का कितना हिस्सा इस एक शर्ट पे लगा है। अगर मैं कहता हूँ एक फैक्ट्री का, ध्यान से सुनना, एक फैक्ट्री का बिजली का बिल पूरे साल का आता है 2 करोड़ रुपए। अगर 2 करोड़ का पूरा बिल है तो उसमें कितनी शर्ट्स बनी थी वो पता होना चाहिए, ताकि पर शर्ट बिजली का बिल कितना लगा वो पता होना चाहिए, तभी तो कॉस्ट पता लगेगी। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारा पर्पस है कॉस्ट जानना। कॉस्टिंग सब्जेक्ट किसके ऊपर बेस्ड है? कॉस्ट जानने के ऊपर। कॉस्ट के कुछ पहले प्राइमरी कंपोनेंट में पढ़ाऊंगा, फिर धीरे धीरे करके बड़े चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। जैसे कि मटेरियल, सामान सबसे पहले लगता है, फिर लेबर काम करती है उस पे, सामान पे लेबर। भाई ऑब्वियस बात है, अगर मेरे को शर्ट बनानी है तो शर्ट के लिए मैं कपड़ा लाऊंगा, धागा लाऊंगा, बटन लाऊंगा, ये मटेरियल हो गया। बट फिर लेबर भी तो चाहिए जो उस कपड़े को काटेगी, सिलेगी, पैक करेगी, लेबर भी तो चाहिए। फिर ओवरहेड चाहिए, ओवरहेड मतलब ऊपर के खर्चे, जैसे बिजली, पानी, जगह, किराया सब कुछ जाएगा तभी तो शर्ट बनेगी। एक बात बताओ, क्या सिर्फ मटेरियल और लेबर सामान बना सकते हैं? नहीं, ओवरहेड चाहिए ही चाहिए। एग्जाम्पल लो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैं आपको रिमोटली पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके सामने तो हूँ नहीं। अब इस रिमोट पढ़ाई में भी अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन ना हो, मेरे पास बिजली ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूँ? नहीं, वो ओवरहेड है, वो ज़रूरत है, उसकी थ्रू ही ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है। मतलब ये चीज़ें डायरेक्टली दिखती हैं लेकिन ये भी ज़रूरी है। ओवरहेड होते हैं ऊपर के खर्चे, जिसे आप बोलते हो ऊपर के खर्चे, ठीक है जी। अब मान लो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे कमरे का किराया, प्रोपोर्शनेट कमरे का किराया मुझे इस बैच पे डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए खर्चे रिकॉर्ड करते हुए?
डालने चाहिए। अगर मान लो हम आपको फेस टू फेस पढ़ा रहे होते, हम किसी ऑडिटोरियम को हायर कर रहे होते, वहाँ पे आ रहे होते, किसी जगह पे आ रहे होते, तो जगह का किराया, आने जाने का किराया भी बैच पे लगता, क्योंकि उस बैच को पढ़ाने के लिए मैं जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, उस बैच की वजह से वो जगह किराए पे ली हुई है, तो वो सब कुछ ऐड होता है। यानी कॉस्टिंग में हम ये समझने वाले हैं इन शॉर्ट कि खर्चा कैसे पता लगता है किसी भी सामान को बनाने का। यहाँ से कॉस्टिंग स्टार्ट होती है। ऑब्वियसली बात है कॉस्टिंग में बहुत कुछ और है, फिर कंपेयर करना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, बहुत कुछ और है। बट अभी मुझे लगता है इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू एक्सप्लेन फुल कॉस्टिंग टू यू, वो आपका टाइम वेस्ट करेगी। मैंने जिस चीज़ को पूरा डिटेल में आपको पढ़ाना है उसके बारे में बहुत बड़े इंट्रोडक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आइए हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर का मतलब है एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, इसमें आज हम एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे विच इज़ लेबर टर्नओवर। मैं टॉपिक अपनी पसंद से पढ़ाता हूँ ऊपर नीचे करके, ताकि आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग बने। आज का हमारा टॉपिक है लेबर टर्नओवर। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेबर टर्नओवर के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तैयार हैं आप? एक फ्रेश पेज पे लिखिए कंसेप्ट नंबर 1। ये लिख लिया था ना आपने, ये पोर्शन लिखना था आपने, लिख लिया था ना आपने नोट्स वाली कॉपी में? गुड। नहीं लिखा है तो एंड में लिख देना, मैं टाइम दे दूंगा। क्लास के एंड में मुझे 2 मिनट रोक लेना एक्स्ट्रा। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। हम पूरी कॉस्टिंग को कॉन्सेप्ट्स में बांटेंगे। पूरी कॉस्टिंग को हर चैप्टर में किसी में 10 कंसेप्ट, किसी में 15 कंसेप्ट, किसी में 20 कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्ट लिखवाऊंगा ताकि आपको हर बात कंसेप्चुअली पता हो। ठीक है जी, हमारा आज का पहला कंसेप्ट है लेबर टर्नओवर। देखिए लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है बेटा? लेबर टर्नओवर वर्ड का मतलब है लेबर की उथल पुथल। लेबर की उथल पुथल। सर ये क्या होती है लेबर की उथल पुथल? देखो मेरी बात को समझो। कितनी लेबर आपकी फैक्ट्री को छोड़कर चली गई और कितनी लेबर आपकी फैक्ट्री में आ गई नई, उसे कहते हैं उथल पुथल। मतलब अगर ये आपकी फैक्ट्री है, ध्यान से समझना, सोचो ये आपकी फैक्ट्री है। अब आपकी फैक्ट्री में या आपकी कंपनी में, फैक्ट्री बोलो या कंपनी बोलो, बिजनेस बोलो, फर्म बोलो, कुछ भी बोलना है बोल लो, आपकी फैक्ट्री में कितने नए लोग आए, कितने पुराने लोग चले गए। अब जब मैं बोलता हूँ चले गए तो उसके अंदर डिस्चार्ज लोग भी आते हैं। डिस्चार्ज मतलब जो जिन्हें आपने निकाल दिया, या एक्सपेल्ड आपने बाहर निकाल दिया, है ना। अब आप कुछ भी वर्ड यूज़ करो, या फिर वो खुद ही रिज़ाइन करके चले गए, मतलब इज्जत से चले गए, खुद रिज़ाइन करके चले गए, हमने निकाल दिया, कुछ भी हुआ, जितने लोग चले गए और कितने लोग नए आए, इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि कितनी हमारी लेबर, फैक्ट्री में कितनी लेबर आती जाती रहती है। लिखिए एक वर्ड लिखिए, लेबर की उथल पुथल। ये सिर्फ आपकी और हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। लेबर की उथल पुथल कितनी है, ठीक है जी। यानी लेबर का आना जाना कितना है। चलिए आप मुझे पहले एक बात बताओ, लेबर की टर्नओवर तो कैलकुलेट करनी मैं आज आपको सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ ज़रा कि यार किस फैक्ट्री में लेबर की उथल पुथल ज़्यादा होती होगी। चलो पहले मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, मुझे कोई ऐसी फैक्ट्री का, ऐसे बिजनेस का, ऐसे कंपनी का एग्जांपल दो जहां लेबर टर्नओवर बहुत कम होती है, जहां लेबर जॉब छोड़कर जाती ही सबसे कम है। कोई ऐसा एग्जांपल दो। आप पहले मुझे ऐसा एग्जांपल दो जहां पे लो लेबर टर्नओवर होती हो, लेबर छोड़कर जाती ही ना हो, जहां आने जाने वाले लोग बहुत कम हो। सोच कर बताना। और कोई ऐसी एग्जांपल दो जहां पे हाई लेबर टर्नओवर हो। बताओ कोई 2 एग्जांपल ऐसे दो। एक बच्चे ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। लो लेबर टर्नओवर का बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? गवर्नमेंट ऑफिसेस। यहां लोग आते हैं सिर्फ बुढ़ापे में जाते हैं बेटा, फिर मतलब या तो चले जाते हैं या बुढ़ापे में जाते हैं, वैसे कोई नहीं जॉब छोड़ता। आपको ये बात पता है ना कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन जॉब कोई छोड़ता नहीं है। मुझे बताओ ज़रा जल्दी से कि हाई लेबर टर्नओवर गवर्नमेंट जॉब्स में तो नहीं होती, क्यों नहीं होती? देखो गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि ना,
बंदा आता है, उसको सेफ्टी महसूस होती है, पता है पेंशन भी मिलेगी, अब तो खैर मिलेगी नहीं मिलेगी वो सरकार जानती है, बट कुछ पोस्ट में मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है, अब ज़्यादातर तो नहीं मिलती है। तो बट गवर्नमेंट ऑफिसेज में मैंने ऐसा देखा है कि लो लेबर टर्नओवर होती है। जो बंदा ज्वाइन करता है वो यूजुअली रिज़ाइन नहीं करता। हाई लेबर टर्नओवर पता है कहाँ होती है? जैसे कॉल सेंटर की जॉब्स होती है। कॉल सेंटर जॉब्स में पता है क्या होता है? लोग आते हैं, 6 महीने काम करते हैं, भाग जाते हैं। समझते हैं आप मेरी बात? एक बहुत बढ़िया बात बोली ऋषभ ने कहा जहाँ ओनर रूड हो, भाई ऑब्वियस सी बात है, ओखा बोलोगे, बुरा बोलोगे किसी को तो भाग जाएगा सामने वाला। तो आज हमने इसी के बारे में बातचीत करनी है। पहले हम इसे थ्योरेटिकली पढ़ेंगे टॉपिक को, और फिर हम इसे प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। आइए पहले थोड़ा थोड़ा आपके साथ मैं एक बारी पहले बेस बना लेता हूँ जल्दी। मुझे आपसे कुछ पॉइंटर्स चाहिए जल्दी। पहली बात, आप मुझे ये बताओ कि लो लेबर टर्नओवर, जो मैं कह रहा हूँ कि लो लेबर टर्नओवर है, ये है वो है, आप मुझे उसके बारे में ये बताओ कि यार कब कौन सी कंपनियां लो लेबर टर्नओवर होती होंगी? पता है कौन सी कंपनियां? ध्यान से सुनो। जहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा होता होगा, जहाँ एनवायरनमेंट हॉस्टाइल नहीं होता होगा। जब मैं कहता हूँ एनवायरनमेंट हॉस्टाइल नहीं होता होगा, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एनवायरनमेंट हॉस्टाइल नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा बिजनेस होना चाहिए जहाँ पे ऐसा ना हो कि आप अपने वर्कर को तंग कर रहे हो, अपने वर्कर को ग्रोथ नहीं दे रहे हो। देखो कहाँ पे बिजनेस में जॉब छोड़कर बंदा भागेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे येस और नो बोलना जल्दी। जहाँ वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा वहाँ जॉब छोड़कर नहीं भागेगा। जहाँ वर्किंग एनवायरनमेंट बुरा होगा वहाँ जॉब छोड़कर जाएगा। जहाँ मैनेजर बुरा होगा, जहाँ पे टारगेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, जहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, जहाँ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, जहाँ सैलरी अच्छी नहीं होगी, वहाँ से लोग जॉब छोड़ के जाएंगे। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जॉब छोड़कर जाते हैं जहाँ पे जाना नहीं चाहिए था, बट पर्सनल रीज़न होते हैं। एग्जाम्पल लो कि किसी की शादी हो गई, अब उसकी शादी किसी और सिटी में हुई है तो उसे वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई सर में, घर वालों ने गांव में वापस बुला लिया तो जॉब छोड़कर जाना पड़ेगा। किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो गए, बीमारी हो गई, मेडिकल इश्यूज़ हो गए तो भी जॉब छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? जल्दी बताओ थम्स अप करके। देखो आपको ना उसे होलिस्टिकली सोचना पड़ेगा कि कौन सी कंपनियां ऐसी होंगी जिनमें जॉब छोड़कर जाते हैं लोग। कब जॉब छोड़कर जाते हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर रियलिस्टिक काम हो। जहाँ देखो आपको पता है बिजनेसेस में क्या होता है, आपके बड़े भाई बहन या कोई आपके जान पहचान के लोग ज़रूर जॉब करते होंगे। आपने एक बात नोटिस करी होगी, जब भी उन्हें अपनी पे बढ़वानी होती है ना, तो वो अपने ऑफिस में बोल देते हैं मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, तो उनकी थोड़ी सी पे बढ़ा देते हैं, पुचकार कर बैठा लेते हैं, बेटा ले 10% सैलरी और ले बैठ जा। यानी ये बिजनेसेस, देखो कंपनियों को इतनी इतनी चुभन क्यों होती है कोई जॉब छोड़कर जाता है तो? देखो उसके पीछे एक रीज़न है कि जब कोई जॉब कर रहा होता है ना आपके पास, ये सब। और एक बात मैं सुन लो, ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये पूरी कहानी थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से आपको आनी चाहिए। कभी भी ऐसा मत समझना कि सर कोई हंसी मजाक की बात करे, जनरल बात करे। बैच में मैं मजाक भी कर रहा हूँ ना, तो उसमें भी कोई ना कोई एग्जाम्पल छुपा होगा जो आपके करिकुलम को मिलता होगा कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ यू हैव टू बी 100% एक्टिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। मैं दोबारा से आपसे पूछता हूँ, अगर एक बिजनेस है तो बिजनेस को नुकसान क्या है कि जॉब छोड़कर जा रहा है? अब ऐसे क्यों नहीं कहता कंपनी अबे जा नया रख लूंगा, कोई बात नहीं? कोई बताओ, आप मुझे बताओ। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर कोई जॉब छोड़कर जाता है तो पहली बात, उसकी जगह पे नए बंदे को लाने के लिए रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट आपने पढ़ रखा होगा बचपन में कभी, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, याद है ना? पहले हज़ारों लोगों को इंटरव्यू पे बुलाना पड़ता है, उनके इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, फिर उनमें से किसी को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, फिर ट्रेनिंग के बाद काम में इंडक्शन करानी पड़ती है। काम में इंडक्शन कराने के बाद भी पहले दिन से वो परफेक्ट नहीं होता, 6 महीने उसे इंप्रूव होने में लगते हैं, तब तक भाग जाता है। फिर कहता है मैं भाग रहा हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात? इतना आसान नहीं है बेटा, इतना आसान नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब रियल आप बीती एक बात बताता हूँ कि ना कभी कभी क्या होता है कि आप ना जब आप ज़्यादा यंग होते हो ना, जब आप अर्ली 20s में होते हो या लेट, मतलब उस फेज़ में होते हो जहाँ पे आपको चीज़ें समझ नहीं आती। हमारे पास एक ड्राइवर साहब थे, है ना, हमारे पिताजी के समय से। हमारे पिताजी के लिए पहले गाड़ी चलाते थे, फिर जब उन्होंने बाहर जाना कम कर दिया तो मेरे साथ जाने लगे। तो मुझे ना ये इंपॉर्टेंस नहीं समझ आती थी कि वो, कि मेरे पिताजी उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, उन्हें इतने ओवरली प्यार क्यों करते हैं, या ओवरली उनको हेल्प क्यों करते हैं। तो यंग एज में जब आप अर्ली एजेस में होते हो ना, तो आपको उतनी बात समझ नहीं आती होती, कि ऐसा लगता है कि जितनी पे देनी चाहिए उससे ज़्यादा दे रहे हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से छुट्टी ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से लेट आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जल्दी जा रहे हैं।
तो ऐसे कभी कभी लगता है कि इसके लिए नया बंदा रख लेते हैं। एक बारी की बात है कि वो 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पे चले गए, मतलब 1 हफ्ते क्या, कुछ ज़्यादा ही समय के लिए, क्योंकि गाँवों में कुछ सिचुएशन थी जिसकी वजह से थोड़े समय के लिए चले गए, तो एक ऑल्टरनेटिव ड्राइवर हमने रखा। आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ, उस 10-15 दिन में ना मुझे ये बात समझ आ गई कि बंदे की अहमियत क्या होती है जो ट्रेंड बंदा होता है। क्योंकि जब आप ट्रेंड बंदे के साथ बैठते हो ना, आप गाड़ी में बैठते हो और आप उसे बोल देते हो यहाँ जाना है, और उसके बाद आप अपना काम करते रहते हो, आप लैपटॉप पे लगे हो या आप फ़ोन पे लगे हो, आपको चिंता ही नहीं है कि किस रास्ते से जाना है, किसके घर जाना है, कितने बजे तक पहुंचना है, कौन से ऑफिस जाना है, कौन सी जगह विजिट करना है, ICI ऑफिस जाना है या कौन सी ब्रांच जाना है, या क्योंकि दे हैव सीन एवरीथिंग अलॉन्ग विद यू। अब एक बात हो, एक बंदा जो आपके साथ 10-15 साल से आपके लिए गाड़ी चला रहा है, उसे तो आपके सारे ठिकाने पता है, उसे आपके चाचा का घर, मामा का घर, बुआ का घर सब पता है। आप बोलोगे जी ये वाले मामा के घर ले जाएगा, आप उसे बोलोगे मासी के घर ले जाएगा, उसे तो सब पता है कहाँ पहुँचना है, कितने। तो आपका टाइम कितना सेव होता है बिकॉज ऑफ अ ट्रेन्ड पर्सन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। दे सेव योर टाइम, दे परफॉर्म वेल। उन्हें इतना तक भी पता है कि आपने कहाँ ड्रॉप होना है और गाड़ी कहाँ लगानी है। आपको दिमाग नहीं खपाने की ज़रूरत कि इस रास्ते से लेके चल, इस रास्ते से लेके चल, GPS से लेके चल, यहाँ गाड़ी पार्क होगी, इतनी देर वेट कर। उन्हें सब कुछ ऑटोमेटिकली पता है। तो यही फ़ायदा है एक ट्रेंड एम्प्लॉय का। एक छोटे से एग्जांपल से आई होप आपको ये बात समझ आई कि ट्रेंड एम्प्लॉय जो आपके पास काम कर रहा है पहले से, उसकी क्या वैल्यू है। नए बंदे को आप लेकर आते हो, आपके हज़ारों तरह के खर्चे होते हैं, आपको नहीं पता। नया बंदा आपकी मशीन ही ख़राब कर दे, आपकी गाड़ी ख़राब कर दे, क्या कर लोगे? 2 लाख का बिल बन जाएगा गाड़ी की इंप्रूवमेंट में, क्या कर लोगे आप? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट माई पॉइंट दैट लाइफ बिकम्स टफ बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स। तो इसीलिए यूजुअली कंपनियां कोशिश करती हैं कि हाई लेबर टर्नओवर ना हो। अच्छा, मुझे एक ऐसा एग्जांपल दे दो जहां पे हाई लेबर टर्नओवर को अच्छा माना जाता हो। कोई तो एग्जांपल होगा, कोई ऐसा बिजनेस जहां पे हाई लेबर टर्नओवर को अच्छा माना जाता हो। एक बच्चा कह रहा है डेली वेजेस, एक बच्चा कह रहा है आर्मी ड्यू टू एज। नहीं बेटा, आर्मी में भी मुझे लगता है कि शायद 60 साल तक ही रिटायर होते होंगे लोग, मतलब आई एम गेसिंग इट, शायद 60 या 62 में रिटायर होते होंगे। हाँ, KVS ईश्वर्या ने बिल्कुल ठीक बोला, जहाँ पे इनोवेटिव बिजनेसेस होते हैं जैसे डिज़ाइनिंग। अब आपको पता है डिज़ाइनर की लाइफ बहुत छोटी होती है एक बिजनेस में। क्यों? क्योंकि देखो डिज़ाइनिंग जो है वो आइडियाज़ का काम है। आपने एक बंदे को रखा, उससे डिज़ाइनिंग करा ली 1-2 साल, अब उसका दिमाग तो वही आइडियाज़ आएंगे ना, तो आपको उसे निकालना पड़ेगा, नया डिज़ाइनर लाना पड़ेगा। तो जहाँ क्रिएटिव काम है, समझ रहे हो आप मेरी बात? वरना आपकी कंपनी की डिज़ाइनिंग सब जगह एक ही जैसी हो जाएगी, तो आपको नए डिज़ाइनर लाने पड़ेंगे, नए क्रिएटिव। जहाँ पे क्रिएटिविटी वाला काम होगा ना, वहाँ पे लेबर टर्नओवर हाई रखनी अच्छी होती है, क्योंकि आपको न्यू माइंड, फ्रेश टैलेंट, फ्रेश स्किल्स, फ्रेश यू कैन से पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है। जहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत है वहाँ पे हाई लेबर टर्नओवर को अच्छा माना जाता है। समझ गए आप ये बात? थियोरेटिकली एक बारी क्विकली पढ़ लें, फिर प्रैक्टिकली पढ़ लेंगे। आइए बुक निकाल लीजिए। अगर आप तक बुक डिलीवर्स हो गई हैं हमारी थ्योरी की, नहीं हुई हैं तो चिंता ना करें, पहुंच जाएंगी। तब तक के लिए मैं आपको ये शुरू का 1-2 चैप्टर के PDFs दे दूंगा, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट होता है लेबर टर्नओवर। देखिए, लेबर टर्नओवर की कैलकुलेशन मैंने भी आपको समझानी है, तो इधर आ जाओ। पहले बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ लेबर टर्नओवर। देखिए, कॉजेज़ ऑफ लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है, क्यों होती है लेबर टर्नओवर? जल्दी जल्दी बताओ। एक बार क्विकली ओवरव्यू करेंगे ये थ्योरी, क्योंकि मैंने दोबारा भी पढ़ानी है। ऐसा नहीं कि मैं थ्योरी एक ही बार पढ़ाता हूँ, थ्योरी में 2 बार पढ़ाऊंगा, एक बार प्रैक्टिकल के साथ साथ थोड़ी थोड़ी, और फिर एंड में पूरी, जब कोर्स खत्म होगा एक बार पूरी थ्योरी दोबारा भी पढ़ेंगे। सुनो, कॉजेज़ ऑफ पर्सनल कॉजेज़। पर्सनल रीज़न क्या होते हैं लोगों के जॉब छोड़ के जाने की? जल्दी बताओ। पर्सनल रीज़न ये हो सकता है कि उसे बेटर जॉब मिल गई हो सकता है वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले रहा हो इल हेल्थ की वजह से या ओल्ड एज की वजह से, हो सकता है उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हो, अब उसकी बीवी को गांव में रहना है तो उसे भी जाना पड़ेगा। डिसकंटेंट ओवर जॉब, या हो सकता है जॉब से खुश ना हो, वर्किंग एनवायरनमेंट से खुश ना हो, मैनेजर से खुश ना हो, बनती नहीं किसी से तो जॉब छोड़ दे बंदा। बनती नहीं, समझते हो आप क्या होता है? अब आपका मैनेजर आपको रोज़ सुना रहा है, आप कह रहे छोड़े, जॉब ही छोड़ दो ऐसी की तैसी, तो छोड़ दोगे आप। अनअवॉइडेबल कॉजेज़ भी हो सकते हैं बेटा। अनअवॉइडेबल कॉजेज़ मतलब जिसमें किसी की गलती नहीं है,
अच्छा, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है पेज नंबर ऑफ द बुक क्या है। ये 3.11 पेज है बेटा, 3.11। अनअवॉइडेबल कॉजेज देखो, सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस। कभी कभी ऐसा होता है बिजनेस ही ऐसा है जिसमें, अब मान लो मेरी गन्ने के जूस की दुकान है, तो मैं वर्कर कब रखूंगा? जब गन्ना आ रहा होगा तभी तो। अब जिस सीज़न में गन्ना नहीं आ रहा, उस सीज़न में गन्ने के जूस की दुकान भी नहीं खुलेगी, उसमें वर्कर की भी ज़रूरत नहीं है। तो सीजनल वर्कर अगर है, सीजनल नेचर है। या फिर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर स्लैक। बेटा एग्जांपल लो कि हम जो काम करते हैं, अब उसका रॉ मटेरियल ही नहीं मिल पा रहा, रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा तो वर्कर्स को निकालना ही पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मान लो मैं एक सामान बना के बेचता हूँ, ध्यान से सुनना, मानो मैं एक सामान बनाकर बेचता हूँ, अब उस सामान का रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा। जब रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, फैक्ट्री नहीं चलेगी तो वर्कर रखकर क्या करूँगा? उन्हें ज़बरदस्ती बैठा के, खाली बैठा के पे दूंगा क्या? नहीं, निकालना पड़ेगा मुझे, तो मुझे लेबर टर्नओवर करनी पड़ेगी। या फिर चेंज इन द प्लांट लोकेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो हमारी पहले फैक्ट्री दिल्ली में थी, अब दिल्ली गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं जी, यहाँ पॉल्यूशन नहीं कर सकते, आप जाओ मानेसर चले जाओ। अब हम मानेसर ले गए अपनी फैक्ट्री, तो सारे वर्कर जो दिल्ली वाले थे, क्या वो मानेसर में जॉब करने आएंगे? नहीं आएंगे, इतनी दूर कौन आएगा? हमें वहाँ नए वर्कर रखने पड़ेंगे, तो लेबर टर्नओवर करनी पड़ेगी, पुराने वालों को निकालना पड़ेगा, नए वालों को वहाँ जाके रखना पड़ेगा। डिसेबिलिटी, कभी कभी डिसेबिलिटी हो सकती है, चोट हो गई, चोट लग गई किसी को, तो वो काम पे नहीं आएगा, काम नहीं करना चाहता अब वो। ठीक है जी, क्या ये बातें आपको समझ आ गई? पर्सनल कॉजेज, अनअवॉइडेबल कॉजेज। अब अवॉइडेबल भी है। अवॉइडेबल मतलब ये है कि इन्हें अगर आप ठीक से ध्यान देते, अगर मालिक मैनेजर ठीक से ध्यान देता तो वर्कर जॉब छोड़कर नहीं जाता। आप मुझे बताओ, मैं चलो छुपा लेता हूँ, आप ही मुझे बताओ कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता था, ऐसे बोला जा सकता था एम्प्लॉय को कि अभी ना जाओ छोड़कर। बताओ बताओ। हाँ, अगर वो कहता है कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मैनेजर का नेचर अच्छा नहीं है, कोवर्कर्स का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मेरे पास जॉब इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, सैलरी नहीं बढ़ रही मेरी, अगर ऐसी बातें हैं जो जिसमें वो कहता है अरे मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, ले भाई तेरी 500 रुपये सैलरी बढ़ा दी। अगर वो कहता है मेरे को एनवायरनमेंट नहीं पसंद, लो हमने फैक्ट्री में अच्छा कलर करा दिया, टेबल रख दिया, पूल टेबल रख दिया, खेल लिया करो कभी कभी, है ना। वो कहता है जी मेरे को इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही, हमने कल ले तेरा MBA में कोर्स एडमिशन करा देते हैं ऑनलाइन, साथ साथ पढ़ता रहे वीकेंड पे। यही तो करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। क्या करती हैं? आप बड़ी किसी कंपनी में बिग 4 वगैरह में जाओ, साथ साथ आपको MBA करा देती हैं, साथ साथ आपको ACCA करा देती हैं, अलग अलग कोर्सेज करा देती हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं जॉब ना छोड़ के जाए, वो चिपका रहे हमारे साथ। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां तो CFA भी स्पॉन्सर कर देती हैं आपका, कि CFA कर लो, उसके पैसे हम दे देंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मतलब बड़ी कंपनियां आपका पैसा लगाती हैं आपके ऊपर। तो ये अवॉइडेबल कॉजेज़ थे। देखिए, अवॉइडेबल कॉजेज़ का मतलब है जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हो अगर मैनेजमेंट ध्यान दे। जैसे अगर वर्कर के बीच में डिससेटिस्फैक्शन आ रही है जॉब या रेम्यूनरेशन या आवर्स ऑफ वर्क या वर्किंग कंडीशन को लेकर, तो ठीक करो ना। वो वर्कर रोज रोज बोल रहा है कि मुझे पसंद नहीं है, तुम रोज सुबह बुला लेते हो, तो उसको दोपहर वाली शिफ्ट में शिफ्ट कर दो, वरना जॉब छोड़ देगा वो परेशान होकर। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप मतलब फेलो वर्कर्स के साथ, सुपरवाइजर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं बचा, तो अरे उनकी मीटिंग कराओ, उन्हें पार्टी कराओ, इकट्ठे लेके जाओ कहीं शाम को, घुमाओ फिराओ उन्हें, दोस्ती बनाओ उनकी। तभी तो ये टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज होती है ना। कभी कभी आपने देखा है ऑफिस में कभी 6 महीने बाद एक पिकनिक हो जाती है, मूवी दिखाने ले जाते हैं, डिनर पे ले जाते हैं सबको। क्यों? ताकि दोस्ती बनी रहे। दोस्ती बनी रहेगी तो जॉब छोड़ के नहीं जाएगा। लैक ऑफ ट्रेनिंग, या फिर वो कहता है प्रमोशन नहीं मिल रही, ट्रेनिंग नहीं मिल रही। अरे काम सिखाओ, प्रमोशन दो उसे। आप कभी ना किसी बड़ी कंपनी में देखना, वहाँ पता है क्या होता है, जैसे यूजुअली होना क्या चाहिए था कि एक पोस्ट के बाद A के बाद B वाली पोस्ट होनी चाहिए, है ना। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब वो क्या चाहती हैं, वर्कर जॉब भी ना छोड़ कर जाए, और वो उसे यहाँ लाना भी नहीं चाहती, तो उन्होंने इसके बीच में तीन पोजीशन बनाई हुई होती हैं। पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, नाम बताना मुझे ज़रा चैट में। जैसे बोलेंगे एसोसिएट हो, अब आप बोलेंगे कि एसोसिएट एडवाइज़र हो, अब आप बोल देंगे कि जी सीनियर एसोसिएट हो, फिर जाके मैनेजर बनाएंगे। मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में फालतू की पोजीशंस बना रखी होंगी जो सामने वाले को समझ भी नहीं आएंगी। आप समझ रहे हो? ताकि उसे हर एक साल बाद एक थोड़ी सी ऊपर भेज देते हैं, उसमें 5,000 सैलरी बढ़ा देंगे। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसे हर साल लगे हाँ मैं ऊपर तो जा रहा हूँ, मैं रैंकिंग में ऊपर तो जा रहा हूँ। अरे भाई कहीं नहीं जा रहा। बट पागल बनाने का तरीका है भाई। देखो HR मैनेजर का काम क्या है, जो HR वाला मैनेजर है उसका काम क्या है? उसका काम है कि अच्छा टैलेंट कंपनी को छोड़ कर ना जाए, किसी भी तरीके से उन्हें घुट्टी पिला के रखो, बस अपने पास रखो किसी भी तरीके से, ये काम है उसका।
लैक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटी। आजकल आपको पता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्री में तो नहीं, कंपनियाँ कहना चाहिए, जैसे गूगल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इनके बड़े ऑफिसेज होते हैं, इनके ऑफिस में पूल टेबल लगे होते हैं। दुनिया फॉरेन में तो आजकल स्विमिंग पूल बनने लगे हैं ऑफिस के अंदर। आप समझ रहे हो मेरी बात? जैसे एमएक्स का एक ऑफिस बना है गुड़गांव में, बहुत बहुत आगे जाके। अब वो एक अलग दुनिया है अपने आप में, पूरा ऑफिस ही अपने आप में दुनिया। शायद मुझे लगता है, आई माइट बी मिस्टेकन, बट उस एक ऑफिस में 2,500-3,000 4,000 लोग काम कर सकते हैं। शायद 3-4 हज़ार लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, 5,000 तक की कैपेसिटी है। मतलब उस एक ऑफिस में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाओ तो वॉक हो जाएगी। ऐसे ऐसे ऑफिसेज बनाते हैं, उसमें पूल टेबल, उसमें साथ में बैडमिंटन के कोर्ट, उसमें टेबल टेनिस के कोर्ट, उसमें बीच में लाइब्रेरी, बीच में ही, मतलब पूरी एक यूनिवर्सिटी की तरह बना देते हैं कि काम भी कर रहे हो और मज़े भी कर रहे हो। रिक्रिएशनल फैसिलिटी चाहिए करो, जिम चाहिए जिम जाओ, आपकी कंपनी के अंदर ही जिम है, इसे बोलते हैं रिक्रिएशनल फैसिलिटी। ये सब आजकल होने लगा। ये हमें कम समझ आता है, भारतीय लोग हैं, बट दुनिया में ये सब कुछ बहुत चल रहा है आजकल, ठीक है ना। हमें लगता है फालतू के चोचले, सैलरी बढ़ा दे मेरी 500 रुपये, हमें क्या लेन देना है ये सब से। आपके मन में ये सब आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है जी। अच्छा, अगला सवाल, कॉस्ट एसोसिएटेड विद लेबर टर्नओवर। अगर लेबर टर्नओवर हो जाएगी, या मतलब इससे रिलेटेड कॉस्ट क्या है? पहली है प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब है कि मत जा यार, मत जा, ये ले सैलरी बढ़ा देते हैं, ये ले तेरे लिए पूल की टेबल लगा दी, ये ले तेरे लिए जिम बना दिया, ये ले तेरे लिए हमने कोई और रूम बना, टीवी रूम बना दिया ऑफिस में, वो ऑफिस आया टीवी देखने। आप समझ रहे मेरी बात? मतलब जैसा भी हमने तुम्हें कुछ प्रिवेंटिव कॉस्ट, प्रिवेंटिव मतलब ताकि ना जाए वर्कर, जैसे उसे कॉस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज देने लगे, उसे इंश्योरेंस देने लगे, मेडिकल सर्विसेज देने लगे, वेलफेयर स्कीम देने लगे, पेंशन स्कीम देने लगे, ये सब हाई प्रिवेंटिव कॉस्ट है। मतलब प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब है कि अगर आप उसे इतनी सेवा दे दोगे, इतना काम, इतनी मदद कर दोगे, तो कहीं जा ही नहीं पाएगा। आप समझ रहे हो? मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा था, जैसे मैंने आपको अपने पिताजी का एग्जांपल दिया, मेरे पापा ने उन ड्राइवर साहब को इतनी फैसिलिटीज़ दे रखी थी कि तू जब मर्जी आ, कभी तेरे घर में इमरजेंसी है जल्दी चला जा, तब भी सैलरी नहीं काटूंगा, 2-3 दिन के लिए छुट्टी ले रहा है तब भी सैलरी नहीं काटूंगा। मतलब उसे ऐसा कर दिया था कि वो कहीं और काम कर ही नहीं सकता था। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप उसे ऐसी वर्किंग एनवायरनमेंट दे दो कि वो कहीं और काम ही ना कर पाए, तभी तो आपका काम चलता रहेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? फिर एक होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि अगर वो नहीं माना, वो छोड़ ही गया, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, बेकार कंपनी है, तो भाई फिर अब नया वर्कर ढूंढो, एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी, न्यू वर्कर को ढूंढ के लाने की हाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट देनी पड़ेगी, फिर उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बहुत सारे और खर्चे होते हैं। इसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब वो और बातें कर रहा है कि इफेक्ट ऑफ हाई लेबर टर्नओवर क्या होगा। अगर लेबर टर्नओवर हाई होगी, ज़्यादा लोग जॉब छोड़कर जा रहे होंगे, नए वर्कर ला रहे होगे आप, तो प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी, नए वर्कर की एफिशिएंसी कम होती है, नए वर्कर को बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इंडक्शन करानी पड़ती है, काम सिखाना पड़ता है, उसमें पैसा खर्च होता है। नया वर्कर जो है मशीनरी तोड़ देता है, ब्रेकेज ऑफ टूल्स और वेस्टेज ऑफ मटीरियल करता है। पता चला शर्ट सिल रहा था, कभी गलत सिल देता है, हर रोज़ गलत शर्ट सिल देता है एक आधी, तो कपड़ा वेस्ट होता है। आप समझ पा रहे हो? आपके माइंड में सब ये पिक्चराइज कर पा रहे हो, आपकी नहीं कर पा रहे हो? कि नए वर्कर लेकर आए हो, कभी उसने सुई तोड़ दी, कभी मशीन ख़राब कर दी, कभी मशीन गिरा दी, कभी पता चला चाय डोल दी शर्ट पे। अरे नालायक है, अभी आया है, उसे कुछ नहीं आता। अब मैं आपको ये बताऊँ, बुरा मानोगे तो बताऊँगा बेटा, जब शुरू शुरू में आप आर्टिकल होगे ना, आप भी यही होगे। जो आपका प्रिंसिपल होगा ना, वो बेचारा बस ऐसे करके चीज करके बैठा होगा, वरना मुक्का ही मार देगा आगे। कि जो नया आर्टिकल होता है ना भाई, उसे कुछ नहीं पता होता, उसे पेपर स्टेपल कैसे करने हैं उसे ये नहीं पता होता, तो उसे सब कुछ सिखाया जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? धीरे धीरे, क्योंकि वो भी तो एक तरीके से लेबर टर्नओवर की नतीजा है। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल आएगा 2 साल बाद जॉब छोड़ के चला जाएगा, फिर नया आएगा। तो सी ऑफिस में भी तो लेबर टर्नओवर बहुत हाई है, हर 2 साल में नए आर्टिकल आते हैं, फिर उन्हें ट्रेन करो, फिर वो भाग जाते हैं, फिर नए आते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है बेटे। अच्छा, अगर लेबर टर्नओवर कम होती तो क्या होता? वेस्टेज कम होती, सामान वेस्ट कम होता, मिनिमम वेस्टेज होती, कोई लॉस ऑफ कस्टमर नहीं होता, कस्टमर वापस नहीं जाते क्योंकि प्रोडक्शन कम ना होती, रिडक्शन इन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम होते, रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम रहती, हम अपनी प्रोडक्शन टारगेट को अचीव कर पाते। भाई ऑब्वियस सी बात है,
भाई देखो, अगर लेबर जॉब छोड़कर नहीं जाती तो स्मूथ प्रोडक्शन होती रहती, जो हमारे प्रोडक्शन टारगेट थे हम वो पूरे कर पाते, हमें बार बार चीज़ें ना टूट रही होती, बार बार नए वर्कर्स को अपॉइंट ना करना पड़ रहा होता, बार बार रिक्रूटमेंट ना करनी पड़ रही होती, बार बार सिलेक्शन पे पैसा ना खर्च करना पड़ रहा होता। ठीक है जी, अब ये एक आखिरी आंसर पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिकल पढ़ने चलेंगे। स्टेप्स यूज टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर। देखिए, लेबर टर्नओवर, अच्छा आप मुझे बताओ, आप तो पढ़े लिखे लोग लग रहे हो, लेबर टर्नओवर कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जल्दी बता दो, जल्दी से, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर बता दो। लेबर टर्नओवर कम करने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, पहली बात तो एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू बहुत खतरनाक चीज़ है। एग्जिट इंटरव्यू पता है क्या होता है? जो जॉब छोड़कर जा रहा है ना, उसको बोलो बेटा क्यों जा रहा है, रीज़न दे, उसका इंटरव्यू लो। पता है क्यों? क्योंकि जो जा रहा होता है ना वो झूठ नहीं बोलता, वो सबके बारे में सब कुछ बता के जाता है। क्यों? अबे उसे किसी से अब क्या लेना देना, अब उसे मैनेजर से, कोवर्कर, वो सबके बारे में बताएगा। ये मैनेजर ऐसा करता है, खुद 10 बजे आता है, हमें 9 बजे परेशान करना स्टार्ट कर देता है। ये वाले वर्कर हैं, 3 लोगों का ग्रुप है, ये किसी को काम नहीं करने देते, पूरे दिन शोर मचाते हैं, वो सबके बारे में बताएगा। ये जो गार्ड है, पैसे लेकर नकली अटेंडेंस लगाता है, वो सबके बारे में बता कर जाएगा। इसलिए एग्जिट इंटरव्यू बहुत बढ़िया चीज़ होती है। एग्जिट इंटरव्यू से क्या हो रहा होता है, जो जा रहा है वो सबकी पोल खोल कर जाता है और सब बता कर जाता है कि कहाँ कहाँ फैक्ट्री में गलत काम हो रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसे बोलते हैं एग्जिट इंटरव्यू, कि भैया उससे पूछो काहे जा रहा है, तो सबकी पोल खोल के जाएगा। जॉब एनालिसिस, देखो बेटा एक बात इंपॉर्टेंट है, जॉब एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन करना इंपॉर्टेंट। देखो मेरी बात को समझो, कई बार क्या होता है कि हम ना जॉब को ही कम या गलत आंक रहे होते हैं। इसे ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है कि हमने एक जॉब पोजीशन क्रिएट करी, लेकिन हमने उस जॉब पोजीशन के बारे में ठीक से सोचा ही नहीं कि इसमें कैसा बंदा चाहिए। एग्जाम्पल लो, कोई एक काम है, वहाँ पे आपको, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक MBA इन फाइनेंस को हायर करना चाहिए था। कोई हाई फाइनेंस वाला रोल है, उसमें बहुत फाइनेंस की कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, वहाँ या तो एक CA को रखा जाता, बट उतनी सैलरी आप दे नहीं सकते, तो आप किसी MBA इन फाइनेंस को रख लेते। आपने वहाँ एक सिंपल ग्रेजुएट रख दिया, तो वो आपकी गलती है, वो जॉब छोड़कर जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उस काम के लिए आपको जिन स्किल्स की ज़रूरत थी, आपने वो स्किल वाला बंदा ही नहीं रखा, या वो एजुकेशन वाला बंदा ही नहीं रखा, तो ये आपकी गलती है। इसलिए जॉब को एनालिसिस और इवोल्यूशन भी करना चाहिए। मतलब आपको जॉब के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या क्या जॉब है, किस तरह का बंदा वहाँ टिक सकता है, ये भी तो सोचना चाहिए। बोलो मेरी बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? अब एग्जाम्पल लेते हैं, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। भाई साइंटिफिक सिस्टम होना चाहिए, आपने किसको अपॉइंट करना है, कैसे अपॉइंट करना है, कैसे उसे प्रमोशन देनी है, कितनी उसको सैलरी देनी है, इसका एक सिस्टम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को कुछ भी दे रहे हो वो भाग जाएंगे। एनलाइटेंड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। भाई देखो, मैनेजमेंट को इधर बुलाओ और बोलो प्यार से, बेटा देख, ये जो वर्कर काम कर रहे हैं ना, इन्हीं की वजह से तुम्हें सैलरी मिल रही है, इनसे प्यार से बात करो, इन्हें अच्छे से रखो, क्योंकि ये जॉब छोड़ देते तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है ना? और फिर यूज़ ऑफ कमिटीज़, अलग अलग कमिटीज़ बनाओ। भाई कंपनियों में बहुत ऐसा चलता है, हर बात पे एक कमेटी बन जाती है, कमेटी रिसर्च करती है, फिर अपनी रिपोर्ट देती है, ये सब होता है। ये हम दोबारा पढ़ेंगे, ये सारी थ्योरी कब पढ़ेंगे? एंड में पढ़ेंगे। बट आज मैंने सिर्फ इसलिए इंट्रोडक्शन दी है क्योंकि मुझे आज आपको एक प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ाना है, लेबर टर्नओवर का। आइए लेबर टर्नओवर, अब हम प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपने नोट्स खोल लीजिए, मेरे साथ साथ पढ़ना स्टार्ट करिए। मैं इसके बारे में थ्योरी कहाँ से कवर करनी है मैं आपको बस ये लिख देता हूँ, रीड थ्योरी, पेज कहाँ से कहाँ तक थे बेटा? ये पेज 3.11 से लेके 3.12 तक, 3.11 एंड 3.12। बस इतना लिख दो नोट्स में कि जब भी आप नोट्स पढ़ रहे होगे, इसकी थ्योरी यहाँ से पढ़नी है। पढ़ लोगे ना? चलिए आइए अब हम प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो एग्जाम में आता है, मेनली एग्जाम में प्रैक्टिकल टॉपिक आता है। ठीक है ना? हमें लेबर टर्नओवर के रेट निकालने हैं, लेबर की उथल पुथल के रेट निकालने हैं। ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं। लेबर की टर्नओवर के रेट का मतलब है कि आपको ये पता लगाना है कि इस फैक्ट्री में कितने वर्कर नए आए, कितने वर्कर पुराने चले गए, इसके रेट्स निकालने हैं। ठीक है? इसके रेट्स निकालने हैं, एक एक करके लिखेंगे, साथ साथ समझेंगे, फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आइए, पहला फॉर्मूला, ऐसे हेडिंग लिखिए, लेबर टर्नओवर रेट्स। पहला रेट होता है सेपरेशन रेट।
सेपरेशन रेट, देखो सेपरेशन रेट बिल्कुल सिंपल है। जितने कितने लोग जॉब छोड़ कर गए भैया ये बताओ। क्या कहा मैंने? कितने लोग जॉब छोड़ कर गए ये बताओ। सिंपल, कितने लोग चले गए भैया तो बता दो। यहाँ पे आप हेडिंग में लिखोगे, न्यूमरेटर में लिखोगे नंबर ऑफ सेपरेशंस, नंबर ऑफ सेपरेशंस अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100। ऑब्वियस बात है इसमें इंटू 100 किया जाता है क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए आंसर, यानी सेपरेशन अपॉन एवरेज इंटू 100। फॉर्मूला याद रखोगे। क्या है सेपरेशन रेट का फॉर्मूला? देखो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एवरेज जो हमारे पास वर्कर काम करते हैं उसमें से कितने लोग जॉब छोड़कर चले गए, कितने परसेंट लोग जॉब छोड़कर चले गए। एक बात बताओ, आप एक फैक्ट्री में गए, ध्यान से सुनो, आप एक इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर मतलब आप एक ऑडिटर हो, चलो आप उस बिजनेस को समझने गए हो, समझ कि वो बिजनेस अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है उसके बारे में पढ़ने गए हो, ठीक है ना। ऋषि सोच रहे थे, आप गए हो, ऋषि आप एक बिजनेस में गए, आपने पूछा अच्छा बताओ कितने लोग जॉब छोड़ कर गए। आप ये पूछ रहे हो उनसे कि बताओ कितने परसेंट लोग जॉब छोड़ कर गए, कितने लोग जॉब छोड़ कर गए। एग्जाम्पल लेना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अभी कोई लिखेगा नहीं सिर्फ सुनेगा। मान लो कि मैं मैनेजर हूँ और मैं बोल रहा हूँ अरे सर हमारी फैक्ट्री से 200 लोग जॉब छोड़कर चले गए। इससे आपको कुछ नहीं समझ आएगा। अरे 200 लोग, अब आपको क्या पता मेरी फैक्ट्री में लोग कितने हैं। एग्जाम्पल लो, मेरी बात को सुनना। अब मेरी फैक्ट्री में काम ही 500 लोग करते हैं, 500 में से 200 लोग जॉब छोड़ के चले गए, बहुत बड़ा नंबर है। 40% लोग जॉब छोड़ के चले गए, भाई बहुत बड़ा नंबर है। अग्री और डिसअग्री? लेकिन अगर मेरी फैक्ट्री में 5000 लोग काम करते होते, उसमें से 200 लोग जॉब छोड़ के चले गए, ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 4% लोग तो जा ही सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक एब्सोल्यूट नंबर बताकर मैं समझा नहीं सकता कि कितने जॉब छोड़कर कितने लोग गए, तो इसलिए मुझे उसे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड करना पड़ता है। आप किसी भी चीज़ को जब कैलकुलेट करते हो तो आप उसे एवरेज से डिवाइड करते हो ताकि आप ये देख सकते। देखो अब जो फैक्ट्री में वर्कर हैं, ओपनिंग वर्कर और क्लोजिंग वर्कर में भी अंतर होगा। मुझे नहीं पता कि ओपनिंग कितने होंगे क्लोजिंग कितने होंगे, बट जब मेरे को आपको ये बताना है, आप इस बात को समझो कि हम एवरेज से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इस रीज़न को समझो। अगर मैं सिर्फ आपको ये बोलता हूं कि भैया 200 लोग जॉब छोड़कर चले गए, ऋषि आपको कुछ समझ आया? आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि 200 लोग जॉब छोड़कर चले गए, आपको इससे कुछ समझ आया? शायद से आपको सच में कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। ये पता लगा 200 लोग गए, एब्सोल्यूट नंबर पता है, बट ये ज़्यादा लोग गए या कम लोग गए ये नहीं समझ आया। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं? इरा आपको समझ आ रहा है बेटे? आपको समझ आ रहा है फवाज, उत्स्या? ठीक है, अब सुनो। अब आपने कहा यार कुछ समझ नहीं आ रही बात, 200 लोग ज़्यादा हैं या कम है, तो आप मुझसे पता है क्या पूछोगे? आप मुझसे पूछोगे कि अच्छा आपकी फैक्ट्री में कितने लोग हैं। अब सुनो मेरी बात, आपने मुझसे पूछा आपकी फैक्ट्री में हैं कितने लोग, क्योंकि अब आप चालाक हो रहे हो, आप ये जानना चाहते हो कि 200 लोग ज़्यादा हैं या कम है। ये सोचने के लिए आप क्या पूछोगे कि अरे सर ज़रा ये बताओ आपकी फैक्ट्री में लोग कितने हैं। तो मैंने कहा देखो दोस्त, मेरी फैक्ट्री में 200 लोग तो जॉब छोड़कर गए हैं, मेरी फैक्ट्री में एंड में लोग हैं 1000। तो आपको लगेगा अच्छा 200 लोग जॉब छोड़ गए, एंड में 1000 है, लेकिन एंड वाली फिगर तो मैन्युपुलेटेड भी हो सकती है। मैन्युपुलेटेड क्यों हो सकती है? सोच के बताओ, मैन्युपुलेटेड क्यों हो सकती है? क्योंकि एंड वाली हो सकता है मैंने ये ईयर एंड होने से पहले, इमेजिन करो, सोचो मैंने ईयर एंड होने से पहले यहीं पे ही 600 लोगों को हायर किया होता 10 दिन पहले, तो ईयर एंड वाली फिगर तो बढ़ गई होती। बढ़ गई होती कि नहीं बढ़ गई होती, जल्दी बताओ। तो पूरे साल तो 400 वर्कर काम कर रहे थे, 400 में से 200 जॉब छोड़ के चले गए, 50% लोग जॉब छोड़ के चले गए। लेकिन मैंने उस परसेंटेज को जानबूझ के 200 अपॉन 1000 बनाकर 20% कर दिया 50 की जगह। कैसे? इमेजिन करो पूरे साल मेरे पास 400 लोग काम कर रहे थे, एंड में मैंने 600 लोगों को और रख लिया, तो मेरे पास क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर 1000 हो गए, यानी मेरे पास एंड में 1000 वर्कर दिखने लगे। तो अगर मैं 200 लोग जॉब छोड़कर गए और मैं बोलूँ कि क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड करूंगा तो ये 20% दिखने लगेगा। लगने लगेगा कि ये मैनेजर उतना भी बुरा नहीं है, इस मैनेजर के अंडर इतने लोग जॉब छोड़कर नहीं गए, सिर्फ 20% जॉब छोड़कर गए, जबकि सच्चाई ये है कि मेरे अंडर 50% लोग जॉब छोड़कर गए हैं।
इसीलिए डिनोमिनेटर में हमेशा क्लोजिंग नहीं लिया जाता, एवरेज ली जाती है। आपने ये बात बचपन से सीखी है। कभी आपने रेशियोज़ की, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपने रेशियोज़ के बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तभी आपने देखा होगा कई फॉर्मूलाज में जब आप क्रेडिट सेल वगैरह रखते हो तो नीचे एवरेज डेटर्स रखते हो, डेटर्स नहीं रखते हो। आप नीचे एवरेज क्रेडिटर्स रखते हो। डेटर टर्नओवर रेशियो में, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में, कितने बच्चों को याद आ रहा है? डिनोमिनेटर में एवरेज रखी जाती है क्योंकि हम पूरे ईयर के इम्पैक्ट को देखना चाहते हैं, सिर्फ क्लोजिंग के इम्पैक्ट को नहीं देखना चाहते। इसीलिए यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर रख रहे हैं। आई होप मिस्टर गांगुली आपको समझ आ गया जो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स क्यों रख रहे हैं। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई, मैंने क्या कहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको ये बात समझ आ गई कि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स रखे जाते हैं। ये एवरेज क्यों रखी जाती है? क्योंकि एवरेज ना एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देती है पूरे साल में क्या हुआ। सिर्फ क्लोजिंग फिगर मैन्युपुलेटेड हो सकती है, खाली ओपनिंग फिगर मैन्युपुलेटेड हो सकती है, इसलिए उन दोनों की एवरेज को रखा जाता है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ गई। सेपरेशन रेट कैसे होता है? नंबर ऑफ सेपरेशन। अच्छा, अब जो सेपरेशन है उसमें दोनों तरह के वर्कर आते हैं, ऐसे लिखो एरो डाल के। सेपरेशंस में लेफ्ट भी आ जाते हैं एंड डिस्चार्ज भी आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जो खुद चले गए और जिन्हें हमने निकाल दिया। बोलो मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? मैं दोबारा बोलता हूं। कुछ लोगों ने खुद छोड़ दिया होगा, रिजाइन कर दिया होगा, कुछ को हमने निकाल दिया होगा, तो सब आएंगे इधर। तो नंबर ऑफ सेपरेशन का मतलब कितने लोग जॉब छोड़कर गए। नंबर ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या है? कितने लोग जॉब छोड़कर गए। वो न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में एवरेज आएगी, इंटू 100 आएगा। इससे सेपरेशन रेट आएगी। अगला फॉर्मूला लिखिए जरा जल्दी से। अगला है रिप्लेसमेंट रेट। देखो रिप्लेसमेंट रेट, इस वर्ड पे री पे ध्यान दो। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब क्या है? जो लोग जॉब छोड़कर गए थे उनकी जगह पे कितने नए लोग आए। रिपीट करो, मैं दोबारा बोलता हूं। जो लोग जॉब छोड़कर गए उनकी जगह पे कितने नए लोग आए। जो लोग जॉब छोड़कर गए उनकी जगह पे कितने लोग आए। बोलिए मेरी बातें समझ आती हैं आपको? इन्हें क्या कहा? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100। इसका फॉर्मूला होता है आर बाय एवरेज इंटू 100। आर बाय एवरेज इंटू 100। देखो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, इस बात को ध्यान से समझो। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है कि जो लोग जॉब छोड़कर गए उनकी जगह पे कितने नए लोग आए। मैं रिपीट करता हूं, जो लोग जॉब छोड़कर गए मतलब टोटल डिस्चार्ज हुए, जितने लोग गए या हमने निकाले, जितने भी सेपरेशन हुए हैं उनकी जगह पे कितने लोग नए आए हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। तो जो जॉब, अच्छा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना, अभी लिखना नहीं, पहले सुनना। अब 1 मिनट के लिए पेन वेन मत चलाना, सिर्फ सुनना। ये मेरी फैक्ट्री है, मुझे आपसे जवाब चाहिए, ध्यान से सोच समझ के। मेरी फैक्ट्री में से 200 लोग जॉब छोड़कर गए। मान लो मेरी फैक्ट्री में टी शर्ट सिलकर बेचता हूँ, टी शर्ट सिलने की फैक्ट्री है। हमारी फैक्ट्री से 200 लोग जॉब छोड़कर गए, तो ये सेपरेशन है, मतलब 200 लोग जॉब छोड़कर चले गए। वैसे अच्छी बात तो नहीं होती वर्कर जब जॉब छोड़कर जाता है, बट चले गए तो चले गए, हम क्या कर सकते हैं, उनके पीछे थोड़ा भागेंगे। चले गए तो चले गए। अब उनकी जगह पे मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा बदल रहा हूँ। मानो मेरी फैक्ट्री है जहाँ पे मैं पेन बनाकर बेचता हूँ, पेन बनाता हूँ, ये पेन बनाता हूँ और बेचता हूँ, ठीक है। अब मैंने अपनी पेन बनाने की फैक्ट्री में से 200 वर्कर चले गए, निकाल दिए, चोरी कर रहे थे, खराब काम कर रहे थे, निकाल दिए या खुद चले गए, जैसे भी। अब इनकी जगह पे मैंने नए वर्कर रखे हैं 300। क्या ऐसा हो सकता है कि इनकी जगह पे मैंने नए 300 वर्कर रखे? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो 200 वर्कर गए वो बहुत एक्सपीरियंस थे, बहुत फास्ट काम करते थे, लेकिन उतना काम करने के लिए मुझे 300 वर्कर्स को रखना पड़ा। दिस इज पॉसिबल। तो ये रिप्लेसमेंट कहलाएगा। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो वर्कर हमारी यहाँ से जॉब छोड़कर गए उनकी जगह पे कितने लोग आए, उनकी जगह पे कितने लोग आए, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। लेकिन एक वर्ड और है, ये तो मेरा पेन बनाने वाली फैक्ट्री थी, अब मैंने एक और इसी फैक्ट्री में पेंसिल बनाने का काम भी स्टार्ट कर लिया है, और पेंसिल बनाने के लिए भी मैंने 100 वर्कर्स को हायर किया है। ये रिप्लेसमेंट नहीं है,
ये रिप्लेसमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? बात की गहराई को समझो, ध्यान से सुनो। इस पे प्रैक्टिकल में फंसोगे, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में ऐसे पॉइंट पे फंसाता है वो, ध्यान से सुनना। मेरी फैक्ट्री में 200 वर्कर पेन बनाने वाली फैक्ट्री में से चले गए, पेन बनाने वाली डिवीजन में से चले गए। उनकी जगह पे मैंने 300 लोगों को रखा। तो पहले मैंने आपको एक एग्जांपल में ये बात समझाई कि ऐसा हो सकता है कि जितने लोग गए हैं उससे ज़्यादा लोग हायर किए हो। यस, दिस इज पॉसिबल। रिप्लेसमेंट कैन बी मोर देन सेपरेशन। बोलो मेरे साथ ये लाइन बोलो ताकि पूरे घर को समझ आए, आपके घर को भी तो पता चले बच्चा पढ़ाई कर रहा है। जोर की बोलो, रिप्लेसमेंट कैन बी मोर देन सेपरेशन। रिप्लेसमेंट कैन बी मोर देन, इक्वल भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है, मोर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। रिप्लेसमेंट कैन बी मोर देन सेपरेशन, पहली बात। दूसरी बात, ये अगर हम एक काम, ऐसी पोजीशंस जो पहले थी ही नहीं, पेंसिल बनाने वाले लोगों की पोजीशन थी मेरी फैक्ट्री में? मेरे सवाल का जवाब दो, क्या मेरी फैक्ट्री में पेंसिल बनाने वाली पोजीशन थी? नहीं थी, अभी अभी बनी है, नई पोजीशन बनी है। यानी पहले मेरी फैक्ट्री में पेंसिल बनाने वाली पोजीशन थी ही नहीं, ये न्यू पोजीशन है। इन्हें बोलते हैं न्यू ज्वाइनिंग, इन्हें बोलते हैं न्यू ज्वाइनिंग। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? न्यू ज्वाइनिंग्स। न्यू ज्वाइनिंग्स। आप बोलोगे सर ये भी तो न्यू ज्वाइनिंग है। नहीं, ये रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट मतलब ये पोजीशन पहले भी थी, वो गए हैं लोग, उनकी जगह पे आए हैं लोग। और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं असेशंस। इन दोनों लोगों को मिलाकर क्या बोलते हैं? असेशंस। यानी कुल मिलाकर कितने लोग आए हैं? ये तीनों शब्द समझ आए आपको? मैं दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनो। सेपरेशन का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी डिफाइन करो, व्हाट इज सेपरेशन? सेपरेशन का मतलब जितने लोग हमारी फैक्ट्री से गए, चाहे वो हमने निकाल दिए, चाहे वो खुद चले गए, जैसे भी गए, गए, बस गए, हमारी दुनिया से चले गए, बात खत्म। अब उनकी जगह पे हमने कितने नए लोगों को रखा? वो है रिप्लेसमेंट, उनकी जगह पे। अब नई पोजीशंस बनाकर, जो पोजीशन पहले थी ही नहीं, अब नई पोजीशन बनाया, नया काम बनाया, एक्सपेंशन की वजह से। यूजुअली ये एक्सपेंशन की वजह से होता है। एक्सपेंशन मतलब समझते हो क्या होता है बेटा? उससे एक्सपेंशन समझते हो? जैसे मैं पहले खाली पेन बनाता था, अब मैं पेंसिल भी बनाने लगा, तो ये एक्सपेंशन है। जब मैं अपने बिजनेस को बड़ा करूंगा, है ना? तो एक्सपेंशन की वजह से जो नए वर्कर आए हैं, दे आर कॉल्ड न्यू ज्वाइनिंग। और रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनिंग को मिलाकर बोला जाता है सेशंस। आई होप ये शब्द आपको समझ आने लग गए अब। हाँ, ऋषि ठीक कह रहे हो। टोटल कितने नए लोग आए, दैट बिकम्स सेशंस। हमने कितने नए लोग एक्सेस करें अपने पास, कितने लोग नए लोग आए हैं। आई होप ये दोनों फॉर्मूला समझ आ गए। इसके नीचे एक नोट लिख लो, रिप्लेसमेंट के नीचे नोट लिख लो एक, ठीक है ना? रिप्लेसमेंट वर्ड के बारे में। अच्छा, कुछ बच्चों को ना हिंदी लिखने से परहेज होता है। मैं चाहता हूँ कि आप हिंदी लिखो, या जो भी आपकी रीजनल टंग है आप उसमें लिखो इस लाइन को। क्यों? क्योंकि ना मैं, अच्छा मुझे एक बात आना, हम ये सारी पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? जितना भी मैं पढ़ाऊंगा आपको अगले 2-3 महीने में, 4 महीने में, किस लिए कर रहे हैं पढ़ाई? आप 8 महीने पढ़ते हो, 9 महीने पढ़ते हो आप एग्ज़ाम से पहले अपने, किस लिए पढ़ रहे हो? अरे नॉलेज वॉलेज की ऐसी की तैसी, कोई नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहा। आप पढ़ रहे हो वो 3 घंटे के एग्ज़ाम को देने के लिए। स्पष्ट रखो अपने अपने ना जीवन के लक्ष्य को सही रखो, फालतू की बात नहीं। नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं। नॉलेज करनी होती तो ये सब कुछ मैं एक पिक्चर बना के दे देता, 2 घंटे की मूवी देख लेते, समझ आ जाती, हमेशा याद रहती है। अभी मैं आपसे पूछूं कि कुछ कुछ होता है कि स्टोरी आती है आपको, याद है कि नहीं याद? अच्छा कोई नई मूवी पूछता हूँ, तुम तो जवान बच्चे हो ना अभी। कोई लेट, अच्छा उसकी बाहुबली की स्टोरी याद है? वो याद है आपको? द फैक्ट रिमेन्स कि वो याद है आपको, कटप्पा वटप्पा सब याद है। अभी आपको मैं फाउंडेशन के 4 फॉर्मूले पूछ लूँ मैथ्स के, उनमें ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अभी। क्योंकि रीज़न है, वो आपने प्रेशर लेकर नहीं देखी थी मूवी कि मुझे याद करनी है। आपने उसे फन वे में, आप ये सोचो एक ऐसी चीज़ जो आपने एक बार कभी 2-3 घंटे बैठकर देखी थी, हॉल पे या घर पे, जैसे भी आपने देखी हो, उसकी आपको ऑलमोस्ट 60-70% कहानी याद है। आप समझ रहे हो मेरी बात? और वो पुरानी मूवी होगी, मुझे लगता है 8-10 साल पहले की मूवी होगी। अब मुझे ईयर भी नहीं याद उसका कब आई थी बाहुबली, बट पुरानी मूवी हो चुकी है। वो अभी तक आपको याद है। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आप हर साल दोबारा देखते हो, रिवाइज करते हो उसे, नहीं देखते हो आप, लेकिन आपको फिर भी याद है। इसका मतलब आपका ब्रेन शार्प है,
लेकिन आपकी ना सेटिंग ठीक नहीं है ज़रा, सेटिंग मैं ठीक करा दूंगा, आप चिंता मत करो। हमारा लक्ष्य संपूर्ण होना चाहिए, हमारा लक्ष्य सिंपल सा है। देखो मेरा काम है अच्छी नॉलेज देना, अच्छा पढ़ाना, अच्छा समझाना, पर आप नॉलेज के लिए इधर नहीं आए हो। आप वो 3 घंटे का एग्जाम बेस्ट तरीके से लिखने के लिए मेरे पास आए हो, बस। हमारा गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हमारे नोट्स इस हिसाब से बने होने चाहिए, हमारी प्रैक्टिस इस हिसाब से होनी चाहिए जो हमें मदद करे उन 3 घंटे में। मैं कुछ भी ऐसा करूं जो उस 3 आवर्स में आपकी मदद नहीं कर रहा ना, तो वेस्ट है। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, बहुत स्पष्ट आदमी हूँ मैं ज़िंदगी में, ठीक है ना। अब आपको पागल बनने में मज़ा आता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई आपको बोले नहीं जी नॉलेज ऐसी दूंगा, ये करूंगा, नॉलेज दूंगा भाई, मेरा काम है नॉलेज देना, मैंने पैसे उसी बात के ले रखे हैं। मुझे पढ़ाना है, मुझे समझाना है, उस टॉपिक को आपके दिमाग में बिठाना है, लेकिन उस लेवल तक लेकर आना है कि वो आपको आखिरी में याद आए। वो जो 45 आवर्स आपको एग्जाम से पहले मिलेंगे, उसमें आपकी रिवीजन पूरी हो पाए, आप उसमें रिवाइज कर पाएँ, कंसेप्ट पढ़ पाएँ। मेरी ऐसी रिवीजन वीडियोज़ आपके पास होंगी। मैं उस एंड तक मुझे सपोर्ट देनी है, मुझे उस हिसाब से पढ़ाना है। सो मैं पहले दिन से ही उस एंड तक के लिए पढ़ाता हूँ, अपने गोल को क्लियर रखकर पढ़ाता हूँ, रियलिस्टिक अजम्पशंस के साथ। आइए, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो हिंदी की एक लाइन है ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, हज़ारों बच्चे आपको ना, अगर आप मेरे पुराने बच्चे जो मैंने पढ़ाए हैं उनके हज़ारों बच्चों के अगर आप कभी बात सुन सको, तो सब लोग एक स्वर में ये बात बोलेंगे कि हिंदी नोट्स एंड में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो लिख लिया करो, शर्माया मत करो उसके बारे में, लिख लिया करो। और हाँ, आपको हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश में लिख लो, कोई और रीजनल लैंग्वेज है आपकी, मराठी, बंगाली, गुजराती, जिसमें लिखना है लिख लो, ठीक है। लिखिए, देखिए बेटा, रिप्लेसमेंट रेट, रिप्लेसमेंट रेट का मतलब जो सेपरेशंस हुई हैं उनकी पोजीशंस पर हमने रिफिल किए हैं एम्प्लॉइज। नोट, रिप्लेसमेंट कैन बी लेस, इक्वल और मोर देन सेपरेशंस। यानी जो रिप्लेसमेंट है वो कम भी लोग आ सकते हैं, इक्वल भी आ सकते हैं और मोर भी आ सकते हैं। यानी जितने लोग गए हैं जॉब छोड़कर, उनकी जगह आने वाले लोग ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बराबर भी। वो क्वेश्चन की मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है, ठीक है बेटा। जल्दी बताओ, लिख लिया इतना? बी क्विक। बच्चे बोल रहे लिख लिया हमने इतना। चलिए तीसरे फॉर्मूला पे आते हैं। तीसरा फॉर्मूला बहुत आसान है। तीसरा फॉर्मूला है न्यू ज्वाइनिंग रेट। न्यू ज्वाइनिंग रेट क्या होगा बताओ, खुद ही सोचकर बताओ, न्यू ज्वाइनिंग रेट क्या होगा इस फॉर्मूला में, बताओ। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, न्यू ज्वाइनिंग रेट क्या होगा? न्यू ज्वाइनिंग रेट का न्यूमरेटर क्या होगा? न्यू ज्वाइनिंग रेट में 100 लोग आएंगे और नीचे एवरेज आएगी। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ एक और फॉर्मूला, असेशन रेट क्या होगा? असेशन रेट क्या होगा? सोच के बोलना, बहुत सोच के। असेशन रेट में ये दोनों लोग आ जाएंगे, 400 अपॉन एवरेज। समझ आने लगा फॉर्मूला? आइए 2 फॉर्मूले और लिखते हैं जल्दी जल्दी। थर्ड फॉर्मूला लिखते हैं, ये कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, ये पेन पेंसिल वाला एग्जाम्पल कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, कि पेन वाली फैक्ट्री में से सेपरेशन हुआ 200 लोगों का, उसकी जगह रिप्लेसमेंट हुआ 300 का, और पेंसिल वाली डिवीजन में 100 लोग और आए, तो ये असेशन है। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर असेशन है। जल्दी पहले डायग्राम बना लो, फिर मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। गुड, ऋषि कह रहे हैं हमने लिख लिया, शाबाश।
बहुत बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं लिख लिया हमने। चलिए हम आगे देखते हैं फिर। सुनिए बेटा, थर्ड फॉर्मूला, न्यू ज्वाइनिंग रेट। न्यू ज्वाइनिंग रेट का मतलब होता है न्यू ज्वाइनिंग वर्कर्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100, यानी एन जे अपॉन एवरेज इंटू 100, एन जे अपॉन एवरेज इंटू 100। बहुत बढ़िया। फोर्थ फॉर्मूला लिखिए, असेशन रेट। वैसे ये यूजुअली एग्जाम में पूछा नहीं जाता, असेशन रेट यूजुअली नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स भी आएंगी प्लस नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग्स भी आएंगे अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स भी आएंगे इंटू 100, यानी आर प्लस एन जे अपॉन एवरेज इंटू 100। ये आ गया असेशन रेट। जल्दी बोलिए बेटा, डायग्राम भी बना लिया, ये फॉर्मूलाज भी लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी जल्दी लिखिए, बस क्वेश्चन प्रैक्टिकल करने हैं फिर हमने इसके बाद। ठीक है जी, आइए अगले फॉर्मूला पे चलते हैं हम। आखिरी फॉर्मूला है हमारा फ्लक्स रेट। ये सब रेट्स निकाले जाते हैं ये जानने के लिए कि इस फैक्ट्री में उथल पुथल कितनी हो रही है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग नए आ रहे हैं, टोटल कितने लोग आ रहे हैं। ये जो फ्लक्स है ये सबका टोटल देता है फ्लक्स रेट, ठीक है जी। इसे मिक्स्ड रेट भी कह दिया जाता है कभी कभी। ये पता है क्या बताता है? ये बताता है सेपरेशंस प्लस न्यू ज्वाइनिंग्स प्लस, देखो ये तो वो लोग हैं जो गए, ये वो हैं जो नए आए, प्लस रिप्लेसमेंट, तीनों लोगों को लिख दिया है सर। अपॉन एवरेज इंटू 100, यानी यहां पे सेपरेशंस भी आएगी, न्यू ज्वाइनिंग्स भी आएंगे, रिप्लेसमेंट भी आएंगे और एवरेज से डिवाइड हो जाएंगे। क्या मैं इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूं, सेपरेशन प्लस असेशंस अपॉन एवरेज इंटू 100? कितने बच्चों को समझ आई है तीनों फॉर्मूले? इन तीनों फॉर्मूला का सेम ही मतलब है। क्यों? क्योंकि हम कर तो यही रहे हैं कि सारी रेशियोज ऐड कर दी। बताओ कौन कौन सी रेशियोज ऐड कर दी हमने? इसमें सेपरेशन भी दिखा दिया, कितने लोग जॉब छोड़कर गए, उनकी जगह पे कितने लोग आए, नए कितने लोग आए, तीनों को न्यूमरेटर में रख दिया और डिवाइड कर दिया एवरेज से। ये असली उथल पुथल की असली रेट तो ये बताता है। असली उथल पुथल क्यों बताता है ये उत्स्या? क्योंकि ये असलियत में आपको बता रहा है भैया कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितनी उथल पुथल हुई, जरा ये बताओ, कितनी असलियत में उथल पुथल हुई, जरा ये बताओ। समझे आप मेरी बात? असलियत में कितनी उथल पुथल हुई हमें ये बताओ, ये पता लग रहा है यहां पे। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताना मुझे, एक मिनट पेन रख दो और सोच के बताना। अगर एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में न्यू ज्वाइनिंग नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला में, फ्लक्स रेट के फॉर्मूला में खाली सेपरेशन और रिप्लेसमेंट दिखाओगे, फिर न्यू ज्वाइनिंग नहीं दिखाओगे। अग्री और डिसअग्री? ऑब्वियसली जो चीज है नहीं उसे फॉर्मूला में से उड़ा दोगे।
क्वेश्चन में से, फॉर्मूला में से उड़ा दोगे, ठीक है ना। अभी मैं नोट्स में वापस आऊँगा और एक दो छोटे छोटे नोट लिखवाने, फॉर्मूले नहीं लिखवाने, फ्लक्स रेट के बारे में बात करने दोबारा आऊँगा, पर पहले मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। क्या आप तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए? जल्दी से मुझे बताइए कि आप क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो। गुड, आइए जी। बुक निकाल लीजिए ज़रा। ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फास्ट स्पीड में करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर उसके बाद एक नोट और लिखवाऊंगा प्रैक्टिकल, ठीक है, मतलब उसमें नोट्स वाली जगह पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ पहले, और आप मेरे लिए कैलकुलेशन करोगे, जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स बताओगे, ठीक है। सुनिए बेटे, सॉल्यूशन नंबर 15 आइए। वो ये कहता है, देखो नंबर ऑफ वर्कर्स 1/1/2000 को इतने थे, 31/12/2000 को इतने थे। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग वर्कर्स पता लग गए हमें। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, ये ओपनिंग वर्कर्स पता लग गए, ये हमें क्लोजिंग पता लग गए। ओपनिंग क्लोजिंग से क्या होगा, एवरेज आ जाएगी। एवरेज निकालनी आती है आप सबको? एवरेज कैसे निकालते हैं कभी भी? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, उससे एवरेज आ जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर लेफ्ट, 320 वर्कर्स वर डिस्चार्ज्ड, मतलब इतने लोग खुद चले गए थे, 80 लोग इज्जत से चले गए थे। 320 लोगों को हमने निकाल दिया, हमने कहा चलो भागो यहाँ से। तो आप मुझे ये बताओ, अब एक एक करके बताना स्टार्ट करो। इधर लिखिएगा भी, खुद लिखिएगा भी सही। ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे हमारे पास? इस क्वेश्चन में ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 7600। क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 8000। अब आप मुझे बताइए कि हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? तो आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। 7600 प्लस, अच्छा ये 8400 है, 8400 डिवाइडेड बाय 2, तो 8000 वर्कर्स हमारे एवरेज हो गए। एवरेज आ गई। अब हमें निकालने हैं सेपरेशंस। सेपरेशंस मतलब कितने लोग चले गए हमारे पास से, इसको हम एस बोल देते हैं, एस। इसे हमने एवरेज बोल दिया। अच्छा सुनो, एग्जाम में ना बहुत बारी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या मैं शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ? देखो, अगर आपने एक बार फुल लिखकर उसके साथ शॉर्टकट लिख दिया, एक बारी फुल लिखकर उसके साथ शॉर्टकट लिख दिया, फिर आप आगे क्वेश्चन में शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने उस क्वेश्चन में शॉर्टकट को डिफाइन कर दिया कि मेरा शॉर्टकट का मतलब क्या है। ऐसे में डायरेक्टली आंसर में एस लिख दूं, अब उसे क्या पता है एस का मतलब क्या है? यहाँ पे अब उसे एस का मतलब पता लग गया कि सेपरेशन होता है, तो अब मैं आगे पूरे क्वेश्चन में एस यूज़ कर सकता हूँ। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई? सुनिए, सेपरेशंस कितने हैं? सेपरेशंस का मतलब है लेफ्ट प्लस डिस्चार्ज्ड, दोनों लोग जो खुद चले गए, जिन्हें हमने निकाल दिया। तो यानी कुल मिलाकर 400 लोग हमारे सेपरेशंस में आ गए, ठीक है। और क्या पता था? अब देखो, कहता है कि 1500 वर्कर्स वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 1500 लोगों को हमने हायर किया टोटल में, जिसमें से 300 वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट्स, द रेस्ट वर रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस विद एक्सपेंशन प्लान। इस लाइन को बताओ, मतलब बताओ इस लाइन का, ध्यान से पढ़ो, एक एक वर्ड को पढ़ो और मुझे समझाओ। इसका मतलब हमने कुल मिलाकर 1500 लोग असेशंस करी हैं, हमने 1500 लोगों की इस साल असेशन करी है। हम अपने पास 1500 लोगों को लाए हैं, लेकिन 1500 लोगों को लाए हैं उसमें से 300 लोग तो एग्जिट्स की वजह से लाए हैं, जो चले गए थे उनकी वजह से। मतलब जो हमारी सेपरेशन थी 400, उस 400 की जगह पे हम 300 लोगों को रिप्लेस करके लाए हैं। 400 लोग गए थे, उनकी जगह पे 300 लोगों को लाए हैं, और बाकी की 1200 लोग हम न्यू ज्वाइनिंग की वजह से लाए हैं। इसका मतलब ये है कि हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए, इसका मतलब असेशंस कितने हैं हमारे पास?
ठीक है ना, यानी टोटल मिलाकर आप ये कह सकते हो न्यू ज्वाइनिंग ड्यू टू एक्सपेंशन प्लस रिप्लेसमेंट्स, कुल मिलाकर 1500 है, जिसमें से रिप्लेसमेंट्स 1500 हैं, सॉरी 300 हैं। तो न्यू ज्वाइनिंग्स ड्यू टू एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन की वजह से कितने लोग आए हैं, जल्दी से बता दीजिए। न्यू ज्वाइनिंग्स ड्यू टू एक्सपेंशन आ गई 1200, हमें ये बात भी समझ आ गई, और रिप्लेसमेंट्स भी समझ आ गई। अब हमारे पास सारा डेटा है, सेपरेशंस भी है, न्यू ज्वाइनिंग भी है, रिप्लेसमेंट भी है और एवरेज भी है, सारा डेटा है हमारे पास अब जो हमें चाहिए। अग्री और डिसअग्री? अब तो बस रेशियोज निकालिए, धर 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 करके रेशियोज निकाल देंगे, कितनी देर लगेगी। क्या पूछा है क्वेश्चन ने आपसे? क्वेश्चन ने कहा है कि कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट एंड द लेबर फ्लक्स रेट। अब देखो टर्नओवर में उसने मेंशन नहीं किया कौन सी टर्नओवर, तो हमें सारी निकाल देनी चाहिए। जब ऐसा क्वेश्चन हो ना तो आप सारी निकाल के आओ। मेरी बात आपको समझ आती है मैंने क्या कहा? क्यों? क्योंकि आपको क्या पता वो कौन सी टर्नओवर मांग रहा है। क्या क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है कि नहीं किया है? नहीं किया, तो भैया मैं तो ऐसे क्वेश्चन में सारी टर्नओवर निकाल के आऊँगा। हो सकता है कि जब आप इसका सजेस्टेड आंसर देखें इंस्टीट्यूट की तरफ से तो आपको लगे कि नहीं सर उन्होंने तो 2 ही निकाली हुई, उन्होंने तो 3 ही निकाली हुई, आप 5 क्यों निकाल रहे हो बेटा? बट मार्क्स का ना चांस नहीं ले सकते। आप ज़्यादा आंसर प्रेजेंट कराओ, उसने जितना चेक करना होगा कर लेगा, बाकी छोड़ देगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। आप कुछ एक्स्ट्रा ही करके आए हो ना, कम मत करके आना कभी भी एग्जाम में। सुनिए, अब फास्ट स्पीड में मेरे साथ लिखते चले जाना, ठीक है ना। सबसे पहले होना चाहिए सेपरेशन रेट। सेपरेशन रेट का मतलब सेपरेशन अपॉन एवरेज इनटू 100। सेपरेशन कितनी थी? 400 अपॉन एवरेज कितनी थी? 8000 इंटू 100, तो 5% सेपरेशन रेट है बेटा, 5% सेपरेशन रेट है, ठीक है। अगला, ये तो सेपरेशन हो गई। आप मुझे बताइए रिप्लेस, लिखते भी जाओ साथ साथ, खाली नहीं बैठना, लिखना है। रिप्लेसमेंट रेट, रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज इंटू 100। हमारी रिप्लेसमेंट कितनी थी? 300 लोगों की। इसका आंसर बताना बेटा, 3.75 आ रहा है। ठीक है, फिर आएगी न्यू ज्वाइनिंग रेट। यानी 1200 अपॉन 8000 इंटू 100, कितना आ रहा है? ये 15% आ रहा है। असेशन रेट नहीं भी निकालो तो चल जाता है, क्योंकि ये यूजुअली इंस्टीट्यूट निकालता नहीं है, बट मैं सिर्फ पूरा क्वेश्चन करा लेने के लिए करा रहा हूँ, अदरवाइज छोड़ भी देते इसे तो चल जाता। पंद्रह सौ अपॉन 8000 इंटू 100, कितना आया ये? 18.75%। और फ्लक्स रेट, इसमें सेपरेशन भी आएगी, रिप्लेसमेंट भी आएगी, न्यू ज्वाइनिंग भी आएगी और अपॉन एवरेज आएगी। 400 प्लस 300 प्लस 1200, बताइए 23.75। ये हमारा आंसर आ गया। वैसे क्या इतने आंसर की ज़रूरत थी? ज़रूरत तो नहीं थी, बट मुझे नहीं पता ना वो कौन से को लेबर टर्नओवर वो किसे मानता है।
यूजुअली ये 3 आंसर निकाले जाते। यूजुअली अगर आप इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे तो 3 निकालेगा, लेकिन मैंने आपके लिए सारे निकाल दिए। आई होप एक क्वेश्चन करने से ही आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि हम पिछले 1 आवर से क्या पढ़ रहे थे। समझ आया आपको? जो अभी तक हम पिछले 1 आवर से पढ़ रहे थे, ये उसका पूरे का एक तरीके से निचोड़ है जो हमने पढ़ा है। कि देखो अब सेपरेशन रेट, अब आप सोचो, आप एक एनालिस्ट हो, आप मेरे पास आए हो, आपको पता लगा कि मेरी कंपनी में सेपरेशन रेट 5% है, यानी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब मेरी कंपनी में 5% लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं। एक बात बताओ, अगर 5% लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं, इससे मुझे परेशान होना चाहिए या उतना परेशान नहीं होना चाहिए? उतनी परेशानी की बात नहीं है मेरे हिसाब से, उतनी परेशानी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर हमें लोग हायरिंग पे आसानी से मिल रहे हैं। क्यों? जो लोग गए उनकी जगह पे भी हमने ठीक ठाक लोगों को रख लिया ऑलमोस्ट, और इनफैक्ट हमने एक्सपेंशन भी करी है। 15% लोग, उससे 3 गुना ज़्यादा लोग तो हमने नए भी रखे हैं, नए काम के लिए। यानी हम पहले पेन बना रहे थे पेंसिल बनाने वाले डिवीजन के लिए, तो मतलब हमारी कंपनी का नाम बुरा नहीं है। इसका मतलब हम, अच्छा, इससे ये भी पता लगता है कि हम एक एक्सपेंडिंग कंपनी है। कैसे पता लगता है कि हम एक एक्सपेंडिंग कंपनी है? सोच के बताओ, हम एक एक्सपेंडिंग कंपनी है कैसे पता लगता है? क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग दिख रहा है साफ साफ। हाँ, प्रेजेंस ऑफ न्यू ज्वाइनिंग से पता लगता है, करेक्ट। चलिए नोट्स पे चलते हैं, एक छोटा सा नोट और लिखते हैं, फिर वापस एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना? तैयार हो ना भैया? चलिए, ये था फ्लक्स रेट। अब फ्लक्स रेट के बारे में एक बात मुझे और बतानी है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फ्लक्स रेट 2 तरीके से निकलता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि कंपनी में न्यू ज्वाइनिंग है या नहीं है। देखिए, इफ बिजनेस इज नॉट एक्सपेंडिंग, इफ बिजनेस इज एक्सपेंडिंग मतलब एक्सपेंशन हो रही है कि नहीं हो रही, ये मेन बात है। मेन वर्ड है नॉट एक्सपेंडिंग या एक्सपेंडिंग, ठीक है ना? अब इन दोनों में फ्लक्स रेट में क्या फॉर्मूला होगा बताओ? यहां पे फ्लक्स रेट का क्या फॉर्मूला होगा? यहां के फ्लक्स रेट में खाली सेपरेशन और रिप्लेसमेंट आएगी, डिवाइडेड बाय एवरेज आएगा, इंटू 100 आएगा। जबकि यहां पे फ्लक्स रेट में क्या आएगा, सोच के बताओ? सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग तीनों आएंगी, और डिवाइडेड बाय एवरेज इंटू 100 आएगा। आपको फॉर्मूला समझ आया मैंने क्या कहा? क्या फ़र्क है यहाँ पे और यहाँ पे? क्या फ़र्क है? क्योंकि यहाँ एक्सपेंशन है इसलिए न्यू ज्वाइनिंग भी आ रहा है, यहाँ एक्सपेंशन नहीं है इसलिए यहाँ न्यू ज्वाइनिंग नहीं आ रहा। सर ये तो हमें भी पता था यार, क्या नोट लिखवाया आपने, ये तो हमें पता ही था पहले से ही। नहीं बेटा, इससे अगला नोट पढ़ो, अभी रुको। इससे अगला नोट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्लक्स रेट का जो आंसर आएगा वो सेपरेशन रेट और रिप्लेसमेंट रेट को ऐड करने से आएगा। यानी अगर मानो कि सेपरेशन रेट था 5%, रिप्लेसमेंट रेट था 3.75%, तो इन दोनों को ऐड करके 8.75% का फ्लक्स आता। अगर एक्सपेंशन नहीं हुई होती, बट अगर एक्सपेंशन हुई है तो जो फ्लक्स रेट होगा ना, उसका आंसर मोर होगा सेपरेशन रेट प्लस रिप्लेसमेंट रेट से। ये है वो मेन बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये है वो मेन बात जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप हार्ट बनाएं, दिल बनाएं, इस टॉपिक को दिल दें। हाँ, व्हाट्सएप चैट पे आप करते हो ना, कोई अच्छा मैसेज आता है तो दिल भेजते हो, आप भेजते हो कि नहीं भेजते हो दोस्तों को? तो वैसे ही जब कोई अच्छा टॉपिक आएगा तो टॉपिक को दिल बना के भेजो कि गुड, आई लाइक इट, है ना? आपको कैसे समझ आया कि ये सर ये क्या हो रहा है सर, अभी नहीं समझ आया? अरे भाई, अगर क्वेश्चन को पढ़ो, अगर क्वेश्चन को पढ़ते हुए फ्लक्स रेट का आंसर रिप्लेसमेंट रेट और सेपरेशन रेट के बराबर है तो इसका मतलब फ्लक्स रेट के साथ साथ न्यू ज्वाइनिंग नहीं है। पर अगर फ्लक्स रेट का रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब कंपनी में क्वेश्चन में हिडन न्यू ज्वाइनिंग भी गिवन है जिसके बारे में क्वेश्चन में बताया नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है मोर क्यों होगा?
ध्यान से सुनो, अगर सेपरेशन बाय एवरेज सेपरेशन रेट है, रिप्लेसमेंट बाय एवरेज रिप्लेसमेंट रेट है, और साथ में न्यू ज्वाइनिंग भी है, अगर कंपनी एक्सपेंड कर रही है तो यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग भी आता, तब जाके इक्वल होता। हिम गुप्ता जी बढ़िया आदमी है, खून में पैसा चल रहा है, ध्यान दो। इधर देखो, अगर यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग होता तब ये इक्वल आता ना, पर अगर मैं यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग नहीं लिखता, इसका मतलब ये ग्रेटर होगा इससे। ये बात पकड़ में आई आपको, बात समझ? आइए मैं इसे प्रैक्टिकली समझाता हूँ। क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ना, स्टडी मैट का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना। एक क्वेश्चन है, वो कहता है द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड द लेबर टर्नओवर रेट फॉर द क्वार्टर एंडेड दिस। अब वो कहता है कि देखो 10%, 5%, 3%, फ्लक्स है 10%। ध्यान से सुनो, फ्लक्स मेथड से 10% का रेट आ रहा है, लेकिन रिप्लेसमेंट रेट 5% है और सेपरेशन रेट 3% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो फ्लक्स रेट है वो ग्रेटर है रिप्लेसमेंट रेट और सेपरेशन रेट के एडिशन से, यानी 10% का फ्लक्स रेट है जबकि रिप्लेसमेंट रेट 5% है, सेपरेशन रेट 3% है। इससे क्या समझ आ रहा है? इस बात से क्या समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन में क्या समझ आ रहा है? हिम गुप्ता जी आप ही बताओ, क्या समझ आ रहा है? ये समझाना चाहता हूं मैं कि अगर फ्लक्स रेट अधिक दिखे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर फ्लक्स रेट अधिक हो रिप्लेसमेंट रेट और सेपरेशन रेट से और क्वेश्चन साइलेंट हो तो समझ जाना क्वेश्चन में न्यू ज्वाइनिंग है, छुपा कर न्यू ज्वाइनिंग दे रहा है, कहीं बोला नहीं है उसने न्यू ज्वाइनिंग। चालाक क्वेश्चन है, बहुत चालाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने न्यू ज्वाइनिंग बोला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में एक्सपेंशन है, छुपी हुई एक्सपेंशन है। कैसे समझ आया कि 2% एक्सपेंशन भी हो रही है? सबको क्लियर हो गई बात? कितने बच्चों को बात क्लियर हो गई? थम्स अप करो। अच्छा, एक क्वेश्चन और पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना, 18वां क्वेश्चन। एक बारी 18th क्वेश्चन पढ़ो, अभी मैं करा नहीं रहा हूँ, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। 18th क्वेश्चन, इसमें फ्लक्स मेथड का आंसर है 14%, रिप्लेसमेंट मेथड का आंसर है 8%, जबकि सेपरेशन का आंसर है 6%। इसका मतलब क्या इस क्वेश्चन में न्यू ज्वाइनिंग है या नहीं है? इस क्वेश्चन में न्यू ज्वाइनिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। आप देखोगे ना तो मतलब जो आप इसे पूरा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सेम ही क्वेश्चन है, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर अभी 16 करा रहा हूं मैं। बट इसमें एक्सपेंशन नहीं है, इसमें न्यू ज्वाइनिंग नहीं आएंगे। ये आपको पहले ही समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते ही कि ये क्वेश्चन एक्सपेंडिंग नहीं है, ये क्वेश्चन एक्सपेंडिंग है, क्योंकि फिर हमारे फॉर्मूला उस हिसाब से चलेंगे। आपको समझ आ गई? आई होप ये बात समझ आ गई कि क्वेश्चन नंबर 16 इस पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 18 इस पे बेस्ड है। ऐसे लिख लो, नोट्स वाली जगह पे लिख लिया करो। इससे क्या फ़ायदा होता है सर? इससे ये फ़ायदा होता है जब आप नोट्स रिवाइज करोगे तो आप साथ साथ ये वाले क्वेश्चन पढ़ लोगे। आपको एग्जाम में जाने से पहले, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, हमें पहले दिन से अंत तक अपने काम को ऐसा बनाना है कि वो लास्ट के 45 आवर्स में रिवाइज हो सके। अगर आपको कोई भी पढ़ा रहा है और ऐसा नहीं पढ़ा रहा कि 45 आवर्स में आप रिवाइज कर सको, तो फायदा ही क्या? फिर एग्जाम में तो साथ नहीं जाएगा ना कंटेंट। जब तक मेरा पढ़ाया कंटेंट एग्जाम में साथ नहीं जाएगा, पेपर कैसे करोगे? समझो इस बात को। यू हैव टू स्टिक टू योर कंसेप्ट्स ऑल द टाइम। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखिए प्लीज, थोड़ा क्विक लिखता हूं अब, है ना, पूरी बात नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। फ्लक्स रेट है 10%, सेपरेशन रेट है 5%, नहीं उल्टा लिख दिया मुझे लगता है मैंने, रिप्लेसमेंट रेट है 5%। ये 3% था, रिप्लेसमेंट रेट था 5%। ठीक है, तो अब हम ऐसे लिखेंगे, एज फ्लक्स रेट इज ग्रेटर देन रिप्लेसमेंट रेट
प्लस सेपरेशन रेट so there must be new joinings ड्यू टू एक्सपेंशन, यानी ये कंपनी एक्सपेंडिंग है। हमें ये बात पता लग गया कि ये बिजनेस एक्सपेंडिंग बिजनेस है, ये बिजनेस कोई स्टॉप वाला बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस एक्सपेंडिंग बिजनेस है। समझ आ गई आपको मेरी बात? यानी हमें ये बात पता लग गई कि ये बिजनेस एक एक्सपेंडिंग बिजनेस है, ग्रो करने वाला बिजनेस है, डूबने वाला बिजनेस नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने और क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है, देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि रिप्लेस्ड वर्कर जो है ना वो 30 है, रिप्लेस्ड वर्कर 30 है। अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि हमारी रिप्लेसमेंट वर्कर बहुत ज़्यादा है, रिप्लेसमेंट वर्कर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? आइए ज़रा 30 है, तो पहले आप इधर ऐसे लिखिए, रिप्लेसमेंट रेट इज इक्वल टू, अब आपको ना इनके बारे में शॉर्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा एस तो अगर हम ये देखें कि रिप्लेसमेंट रेट, इसके ना शॉर्ट फॉर्म लिख लेनी चाहिए आपको। जैसे सेपरेशन लिख दिया आपने, एस का मतलब है सेपरेशन, आर का मतलब है रिप्लेसमेंट, एन जे मतलब नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग्स, ठीक है जी। ए वी मतलब एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। ऐसे शॉर्टकट आप लिख दिया करो। बहुत बारी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है जी। तो हम अगर एक बार फुल फॉर्म लिख दें उसके बाद हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? आइए आगे देखते हैं। रिप्लेसमेंट रेट का फॉर्मूला क्या होगा? रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज इनटू 100। सेपरेशन रेट का फॉर्मूला क्या होगा? सेपरेशन अपॉन एवरेज इनटू 100। और एक बात बताइए, फ्लक्स रेट का फॉर्मूला क्या होगा? सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय एवरेज इनटू 100। ठीक है जी, बोलिए क्लियर है मेरी बात? हाँ जी, क्लियर है ना आपको यहाँ तक? अब ज़रा इन सब के लिए मुझे आंसर्स बता दीजिए, वैल्यूज पुट करके आंसर बता दीजिए आप मुझे। रिप्लेसमेंट रेट वॉज 5%, सेपरेशन रेट वॉज 3%, फ्लक्स रेट वॉज 10%। ये 30 है, ये एवरेज है, ये 100 है। अब एक एक करके समझो। इधर एवरेज कितना आ जाएगा सोच के बताओ? 600 आ जाएगा सॉल्व करके। 600 आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने बच्चों ने सॉल्व किया इसे? 600 आ रहा है। ये 600 की एवरेज इधर पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? इसका आंसर बताओ, अगर 600 ये इधर है तो 18। सेपरेशन हो जाएंगे 18, और अगर ये पुट कर देते हैं हम 18 प्लस 30 प्लस न्यू ज्वाइनिंग अपॉन 600, तो न्यू ज्वाइनिंग कितने आ रहे हैं?
कैलकुलेट करिए ज़रा जल्दी से। रिप्लेसमेंट 30 क्वेश्चन में गिवन है बेटा। फवाज क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन था रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 30 क्वेश्चन में गिवन था। इसका आंसर कितना आ रहा है 12। क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या मांगा, आइए वो पुश पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या क्या थी। वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड को टोटल मिलाकर कितने हैं और लेफ्ट एंड डिस्चार्ज कितने हैं। रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड दोनों को मिलाकर बताओ, यानी कि रिक्रूटेड भी और न्यू ज्वाइनिंग भी दोनों को मिलाकर। और वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया है। फर्स्ट पार्ट भी समझ आ गया, सेकंड पार्ट भी समझ आ गया। जल्दी से मुझे बताइए क्या फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों क्लियर हैं आपको, हाँ या ना। आई होप कैलकुलेशन समझ आ जाती हैं बेटा आपको, कैलकुलेशंस इजीली समझ आ जाती हैं। तो हमने क्या किया है बेसिकली, हमने इस पूरे कैलकुलेशन में हमें ये 30 की फिगर गिवन थी, इसी से हमने सब कुछ डिराइव कर लिया। इस 30 की फिगर से हमने सब कुछ डिराइव कर लिया। ठीक है जी। एंड आई होप कि आपको बातचीत समझ आ गई है। आज की क्लास में इतना ही। मैं कोई होमवर्क आज नहीं देने वाला हूँ, बस इसी को रिव्यू करके आना है। कल भी इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा, थोड़े इसके भारी क्वेश्चन कराऊंगा कल। इसी टॉपिक से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना पढ़ के आइएगा अच्छे से, इतना रिव्यू करके आइएगा। जितना मैंने थ्योरी भी पढ़ाई है, थ्योरी याद करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। फॉर्मूलाज ये वाले सारे पढ़ के आइएगा, 2 बार लिख के आइएगा रफ कॉपी में, ठीक है ना।